चीज? Yes. So we will start the subject called audit. But before we start this class, जो भी पेन ड्राइव में भी देख रहा हो, I am assuming कि आपको कंपनी लॉ का आइडिया हो. I've always said in all my videos that do not start watching audit pen drive unless you have completed minimum 10-12 classes of law. Minimum 10-12 क्लास अगर आपने लॉ के नहीं किए हैं तो ऑडिट की क्लास नहीं शुरू करनी चाहिए. बिकॉज ये जो ऑडिट हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज ऑडिट ऑफ कंपनीज, और इसको बोलते हैं हम स्टैट्यूटरी ऑडिट. आप कितना ऑडिट सुने हैं? मतलब नेम सम टाइप्स ऑफ ऑडिट व्हाट यू हैव हर्ड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. टैक्स ऑडिट आपने धीरे धीरे सुना होगा. टैक्स ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, बहुत माइंड ब्लोइंग तरीके से सुना होगा आपने. कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, सीएस के स्टूडेंट्स की ब्रेड एंड बटर है. कोई सीएमए नहीं कर रहा है समाज में. कॉस्ट ऑडिट, अगर आप सीएमए के बारे में जानते हो तो बहुत टाइप के ऑडिट वर्ड आपने सुने होंगे. थोड़ा बहुत आइडिया भी सबको है, पर मेरा डिस्कशन आने वाले जो भी अब महीने लगेंगे उसमें स्टैट ऑडिट पे होने वाला है. स्टैट्यूटरी ऑडिट, वो भी कॉर्पोरेट असेसी के अनुसार, कंपनी के अनुसार मैं बोलने वाला हूं. तो एक सिंपल लाइन मेरे को बताओ, आपने आरओसी वर्ड सुना? आरओसी, नाउ डोंट टेल मी रिटर्न ऑन कैपिटल, इट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. एफएम क्लास से आए ना तो ये भूत आपके अंदर रह गया अभी भी. तो एक लाइन बताओ, डू यू नो कि आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी को फाइल करना पड़ता है? पक्का सुना होगा दैट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो आप स्टैट ऑडिट जिसको बोलता हूं मैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आ रहा है ना? श्योर. स्टैट ऑडिट आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग. पक्का नाम सुना होगा अगर सामाजिक प्राणी आप है तो. विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम आपको स्टैट ऑडिट रिपोर्ट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संग वो अटैच रहता है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो अटैच रहते हैं वो भी फाइल होते हैं. सुना आपने एओसी 4, कभी कभी एओसी 4 सीएफएस अगर आपकी कोई सब्सिडरीज है तो वो भी जमा होती है. तो इनडायरेक्टली पता चल गया स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपल्सरी है, मैंडेटरी है. सर सारे ऑडिट कंपल्सरी होते होंगे, आप इतना क्या भूमि पूजन कर रहे हैं? तुमने टैक्स ऑडिट बीकॉम में पढ़ लिया है क्या? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन वाला चैप्टर पढ़ लिया क्या? अरे बिजनेस प्रोफेशन, टैक्स ऑडिट सबके लिए कंपल्सरी नहीं होता है. कुछ फिगर्स होते हैं, इतने रुपए के ऊपर आपकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स हैं, मेरा होता है टैक्स ऑडिट. तो टैक्स ऑडिट सबके लिए कंपल्सरी नहीं है. कॉस्ट ऑडिट के बारे में क्या पता है सीएमए स्टूडेंट्स? सबके लिए कंपल्सरी नहीं है. कुछ टर्नओवर जब एक फिगर को क्रॉस करेगा तब कंपल्सरी होगा. सेक्रेटरियल ऑडिट, सीएस वाले लोग, सबके लिए कंपल्सरी नहीं है. सब समझ गए? कोई भी ऑडिट किसी के लिए, सबके लिए कंपल्सरी नहीं है. कौन बोला? स्टैट्यूटरी ऑडिट. तुम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, छोटा प्रॉफिट हो, बड़ा प्रॉफिट हो, सब कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपल्सरी है. ओके, तो पहले बैकग्राउंड रेडी हुआ. स्टैट ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी. सर क्या दरकार है ऑडिट का? क्या दरकार है? पहले तो ऑडिटिंग होता क्या है थोड़ा सा आइडिया पता है आपको? वैसे बुकिश डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा, इसको पढ़ाने में भी आधा घंटा लगेगा. मैं इसको एक रीड कर देता हूं आपके संग. और कैलकाटा स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने अभी सारे पीपीटीज डाल दिए जो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, मैंने दे दिया इस बार गांव को. लुक एट द स्क्रीन्स. इट इज अ सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. सुबह सुबह उठ के पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, पहले समझो. ये वर्ड इंडिपेंडेंट सबने सुना होगा. आपने कंपनी लॉ में सुना है. एक एग्जांपल देता हूं. आप अगर कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय हैं तो उस कंपनी का आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता, क्योंकि आप फिर इंडिपेंडेंट बायस्ड हो जाएगा. एक बच्चा चलो एक रॉ मीनिंग बताया, आई एम हैप्पी विद दैट. वैसे मीनिंग कुछ और भी है, बहुत कुछ. तो इंडिपेंडेंट का मतलब तुम लोग क्या समझते हो? सर वो आदमी बायस्ड हो जाएगा. अभी रफ चल रहा है, रॉ मीनिंग चल रहा है. दिस इज नॉट द पॉलिश्ड प्रॉपर मीनिंग. तो ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. तो इसीलिए सेक्शन 141 कंपनीज एक्ट में बना है कि हर कोई जाकर ऑडिट नहीं कर सकता. सिस्टमैटिक क्यों बोला? क्योंकि आप देखोगे, सुन रहे हैं ना सब कोई, ऑडिटिंग के दौरान, एवरीवन लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि नेक्स्ट एक्चुअली पता है, किसी को बताना मत, 3 क्लास अगर कर लो ना ऑडिट का तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. 3 क्लास लाइव कर लो, बाकी पेन ड्राइव ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट नेक्स्ट 3 क्लासेस आर इंक्लूडिंग दिस, नेक्स्ट 2 मोर क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू आर सेफ. तो ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, अपने आप को तो जस्टिफाई कर सकते हो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इन रफ आइडिया. दिस इज नॉट अ पॉलिश्ड आंसर. सिस्टमैटिक क्यों?
क्योंकि ऑडिटर बहुत प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है। व्हाट इज प्रोटोकॉल? नियम कानून, बहुत प्रोसीड्यूर्स हैं। जैसे आज कोई आपके यहाँ ऑडिट करने आएगा, वैसे आप बताइए ऑडिटर करने क्या आता है? सर ये जो बैलेंस शीट पीएल बनाया है ना, रफ आंसर दे रहा हूं, एकदम सही है ना सर? कहीं खोखला तो नहीं है? विंडो ड्रेसिंग तो नहीं हुआ है? आप क्या इतना का एसेट ही नहीं है? आप चेप दिए बैलेंस शीट में हमारे पास 4 करोड़ का एसेट है, आपका सेल कुछ माल बिकता ही नहीं, आप दिखा रखे हैं पीएल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इतना का रेवेन्यू है। ये करता है ना ऑडिटर चेक। रफ आइडिया यही सुने हो ना तुम लोग? कहीं फिक्टिशियस एक्सपेंसेस दिखा के, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, नकली नकली बिल आजकल बाजार में मिलते हैं, पता होगा मारवाड़ी घर से अगर आप हो, मतलब सिर्फ मारवाड़ी क्यों बदनाम हो सभी। तो फिक्टिशियस एक्सपेंसेस दिखाकर कहीं आपने अपने प्रॉफिट्स को कम तो नहीं कर दिया है? आइडिया पहले डेवलप हो रहा है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा था, हिंदी में वापस सुनो, कि ऑडिटर सिस्टमैटिक क्यों कर रहा है? क्योंकि वो ये हर चीज को चेक करेगा, प्रोसीड्यूर्स फॉलो करेगा। तो एक लड़का अच्छा पूछता है क्या प्रोसीड्यूर्स होता है? नॉर्मली ऑडिट में जो प्रोसीड्यूर्स आप बोल रहे हैं, क्या प्रोसीड्यूर्स ऑडिटिंग का ऑडिटर करता है? व्हाट प्रोसीड्यूर्स ही कैरीज आउट? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ऑडिटर जो आप देखोगे ना, प्रोसीड्यूर्स जो ऑडिटर कैरी करता है, पहले से सुन लो। सिस्टमैटिक क्यों बोला मैंने? सारे पीपीटीज हैं आपके पास। सिस्टमैटिक मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऑडिटर जब ऑडिट करने आता है ना, ये देखिए ऑडिटर है एलियन, प्लानिंग करता है। स्टेप 1 इज कॉल्ड एज ऑडिट प्लानिंग, ये अलग से चैप्टर है, अंडरस्टूड। स्टेप 2 इज एग्जीक्यूशन, मैं सिखाऊंगा, अभी तो नामकरण दिखा रहा हूं, होता ना आने वाले मूवीज में ये कैरेक्टर्स होने वाले, आपको पिक्चर का ट्रेलर दिखा रहा हूं। एंड स्टेप 3 जो उसकी फाइनल पेशकश होती है, ऑडिट रिपोर्ट। पक्का सुना होगा आपने, किसको देता है वो? शेयर होल्डर्स को एड्रेस करता है, पर डिस्पैच ऑडिटर नहीं करता है। ऑडिटर इज हैंडिंग ओवर टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फिर वो नोटिस जाती है ना एजीएम की, उसके संग ये ऑडिट रिपोर्ट भी 21 दिन पहले लोगों को डिस्पैच हो जाता है। सुना आपने कभी? तो ये है सिस्टमैटिक का वर्णन। व्हाई डू वी कॉल इट सिस्टमैटिक? क्योंकि इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं वो इंडिया में भी फॉलो होते हैं। आई रिसीव्ड अ क्वेरी फ्रॉम अ पाकिस्तानी स्टूडेंट, जेन्युइन बता रहा हूं, 1.25 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। आई रियली लाइक योर ऑडिटिंग क्लास। अब तुम लोग बोल रहा होगा इन चमका रहे हैं, पाकिस्तान का सिलेबस में ही कैसे आ गया यहां का? क्योंकि इंटरनेशनली जो मैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वहां एक्सप्लेन कर रहा था, वो पाकिस्तान का कोई स्टूडेंट देखी होगी, उसको भी पसंद आ गया, मतलब क्लास। तो शी मैसेज में आया है फर्दर क्वेरीज। वो अलग बात है कि मैं रिप्लाई नहीं किया, मैं देखा कोई संगठन मेरे को फंसा तो नहीं रहा है, बट आप समझ रहे हैं कैसे काम आ सकता है? बिकॉज इंटरनेशनली द सेम स्टैंडर्ड इज फॉलोड ग्लोबली। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं, उसी को इंडिया में भी हम लोग उसी को ऑलमोस्ट विथ सम सॉर्ट ऑफ ट्रिमिंग एंड मॉडिफिकेशन यहाँ के वातावरण के अनुसार वी अडॉप्ट इट। तो व्हाई डू वी कॉल इट सिस्टमैटिक? कोई फ्रेंड को आज ना ऑडिट का ट्यूशन देना, सर हम क्यों दे? तुम्हारा प्रैक्टिस होगा, और दूसरे को ज्ञान देना बहुत ईजी होता है। पूछिए हम लोग से, जब तुम खुद अकेले में पढ़ता है ना, देयर आर 3 स्टेप्स, और जब तुम दूसरे को समझाएगा व्हाइट पेपर पे, देख 3 स्टेप्स है, इसलिए नाम पड़ गया सिस्टमैटिक। 3 स्टेप एक बार बोल दो, हमने क्या एक बार बोलना होता है? बताओ एक बार। प्लानिंग, प्लानिंग। अच्छा व्हाट इज प्लानिंग? सर प्लानिंग मतलब ऐसा, वही तो प्लानिंग करेगा। प्लानिंग का क्या मतलब होता है ना, एक दिन आप सीखोगे। पहले पीपीटीज हैं आपके पास, इसलिए मैं डिक्टेशन वर्क पूरा हटा दिया हूं। क्लासेस छोटी क्यों है? बिकॉज आई अवॉइड डिक्टेशन, आई हैव गिवन यू द पीपीटी। ऑडिटर अंडरस्टैंड्स प्लानिंग में है। सपोज मेरा कोई ऑडिट करने आया, मैं कौन हूं बताओ? एक एजुकेशनल कंपनी, एक कोचिंग सेंटर हूं, तो मेरा वो ऑडिट करने आएगा, तो तुम लोग क्या सोचते हो? सीधा पीएल बैलेंस शीट मांगेगा और देखेगा बैलेंस शीट टैली हुआ है क्या? वो मेरे को बोलेगा आपका बिजनेस बताइए, तो मैं बोला देखिए वी आर एजुकेशन कंपनी, साल में हम लोग हर दिन फीस कलेक्ट करते हैं। हर दिन क्यों? क्योंकि वो पेन ड्राइव के ऑर्डर्स आते हैं एवरी डे, इट्स अ पैन इंडिया प्रोडक्ट, सो कहीं ना कहीं से हर दिन ऑर्डर्स आता है। तो नॉलेज ऑफ द बिजनेस है कि हर दिन का ऑर्डर का वैरायटी क्यों सीख रहा है? ताकि हमारे यहाँ रेवेन्यू मॉडल क्या है। कई जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, कोचिंग सेंटर्स में 4 दिन एडमिशन खुलते थे फिर बंद, फिर 6 महीने बाद 4 दिन खुलते थे बंद। अब वो कॉन्सेप्ट हट गया, आजकल हर डे सेल्स होता है। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सेल्स, मतलब खराब मत समझना। तो ऑडिटर अंडरस्टैंड्स नॉलेज ऑफ द बिजनेस, इंडस्ट्री टू विच द क्लाइंट बिलोंग्स। ओ वो बोले व्हाट इज दिस पेन ड्राइव? आप क्या पेन ड्राइव बेचता है? हम लोग की पेन ड्राइव में क्लासेस है, वो क्लासेस बेचता है हम लोग। ओके, नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री, वेरियस एप्लीकेबल लॉज। हमारे कंपनी है तो कंपनीज एक्ट अप्लाई होता होगा। अगर मैं एक बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर हूं तो कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, संग में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई होगा। और सुनो, बैंक्स के बहुत सारे कानून और हैं, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स और होते हैं। तो अब कोई अगर पूछे आज के बाद, एकदम संग संग में इन्वॉल्वमेंट रखो। प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब क्या होता है?
सर मेरे पास पीपीटी नहीं है, मैं पेन ड्राइव वाला हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहो पढ़ते पढ़ते एंड मेरे को एसएमएस करना, आई विल गिव यू द पीपीटी आल्सो। तो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग? प्लानिंग में वो समझता है बिजनेस को, कौन से कानून एप्लीकेबल होता है, और तुमको ना आज खुद अपने आप को फीलिंग भी आएगा, लग रहा है ऑडिटर बन पाएगा। अभी तक तो तुम सिर्फ 3 पॉइंट जानता था, अब तुमको ले गया है, दरवाजा खुला है, कंपनी में गए हो, तुम बिजनेस का नॉलेज ले रहे हो, कौन से इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, ये सब। अच्छा ये 3 पॉइंट्स है ना, किसी बुक में आप 2 देखोगे, किसी में 4 देखोगे, मतलब ये कोई गवर्नमेंट के लीगल पॉइंट्स नहीं है कि आपको रटने हैं, मतलब दिस इज यूजुअली हैपनिंग इन द प्लानिंग स्टेज। वरना एक फ्रेंड 3 बोले ए तो मार्क्स कटेगा, 4 होता है ना, 4 होता है ना 3 होता है, बट ये यूजुअली प्रतिक्रियाएं की जाती हैं, दीज थिंग्स आर यूजुअली कैरिड आउट एट द प्लानिंग स्टेज। अभी क्या कर रहा है सर? अभी भी वो प्लानिंग में ही है, प्लानिंग में ही चल रहा है अभी भी। फिर वो कंपनी से बोलेगा आपके मेन रेवेन्यू कहां से आते हैं? तो जैसे मैं बोलूंगा सर देखिए हमारा जो बड़ा रेवेन्यू आता है ना फाइनल के फीस से, सीएस फाइनल में एक स्टूडेंट का फीस इज अराउंड 35,000। सर दिस इज माय मेन रेवेन्यू सर। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हमारे सपोज सीए फाइनल से है, सीएस फाइनल से। और व्हाट इज माय बुक कीपिंग सिस्टम? सर हमने देखिए सब कंप्यूटर लगा रखे हैं, सारा डेटा एंट्री हाथों हाथ कंप्यूटर में होता है। सपोज हमारे सब कंप्यूटर में नहीं होता है, पहले हम लोग मैनुअल चलाना आपको काट के देते हैं, फिर ऊपर 4th फ्लोर में हमारी और एक सेंटर है, मतलब 4th फ्लोर में वहां पे ऑफिस है, वहां पर जाता है, फिर वो कंप्यूटर में एंट्री होता है। तो दे विल अंडरस्टैंड माई स्कॉट। तो आप कभी जाओगे ना क्या नाम है, इंटरव्यू देने PwC EY में, तो वहां पे पूछेंगे डू यू नो द मीनिंग ऑफ स्कॉट? तो आप सोचते रह जाएंगे। तो दीज आर यू टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड इन दी बिग फोर्स। द स्कॉट का मतलब होता है सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस। फिर मैं बोलूंगा आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम बताइए कि जर्नल, कैश बुक, लेजर, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर कंपनी। यानी एक बात पता है क्या हुआ प्लानिंग में, क्या हो रहा है? वापस लंबा सांस लेके पॉइंट्स के पीछे मत पड़ना, अपने आप सोचो। सर प्लानिंग में हम बिजनेस को समझता है, इधर उधर चलेगा, बिजनेस को समझता है, कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, कंपनी का पूरा ओवरऑल अकाउंटिंग का ढांचा समझता है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस क्या है वो समझता है। कोई लड़का बोलते तुम्हारा रॉन्ग है, वो 3rd नंबर पे था, ये 4th नंबर पे पॉइंट है, बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे आजाद होना है ताकि मैं समझ पाऊं कि व्हाट इज हैपनिंग इन दी प्लानिंग स्टेज। और कुछ ट्रांजैक्शंस ना इंटर रिलेटेड होते हैं, मैं वो भी समझूंगा, जैसे डेटर्स एंड सेल्स इंटर रिलेटेड है, बताओ कैसे? परचेज एंड क्रेडिटर्स इंटर रिलेटेड है, तो इंटर रिलेशन वाले एलिमेंट्स को भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। यानी प्लानिंग स्टेज में बच्चा लोग अभी तक हम समझ में आ रहा, बहुत इंटरेस्टिंग है, वरना तुम गंदा आंसर भी लिख सकते थे। एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट प्लानिंग? ऑडिट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज हेल्पफुल, इट्स एडवांटेजेस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, इट्स मेरिट्स आर numerous. The advantages are so much that one should do audit planning. Hence, audit planning should not be avoided. Therefore, audit planning is the first important stage of audit. Thus, it can be said if audit planning is avoided, ये लिखते हैं लोग audit paper में. Don't take it otherwise. People get 23, 18 in audit papers. पता ही होगा कॉलेज में सुनने में नहीं आया क्या? खबर ले लो CA वालों को. CMA वालों के लिए गुड न्यूज है, उनके ऑडिट बहुत लिमिटेड है, तो उनको मैं देखूंगा ना 15-16 क्लास के बाद ही रवाना कर दूंगा. They don't have to come. But CA students, they have to do a proper thorough audit क्योंकि उनका ये statutory audit is उनका रोजी रोटी है पूरा. Okay? तो we have understood the concept. अभी भी हम लोग कौन से स्टेज में? प्लानिंग कर रहा है. प्लानिंग बता पाएगा 3 पॉइंट्स? तुमको जो मेरे 5-6 बुलेट्स में अच्छे लगे वो 3 उठा लो. कौन सा अच्छा लगा होगा? So we understand the nature of business, अकाउंटिंग का ढांचा. क्योंकि तुम डॉट्स में जाएगा ना तुम प्रॉब्लम में फंस जाएगा. अकाउंटिंग का ढांचा, कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं. अच्छा लगा? आजाद 3, कोई भी 3 अच्छे पॉइंट्स उठा सकते हो, इसीलिए तो 6 बनाया था ताकि 3 तुम खा जाएगा. अब देखो, तुमने नाम सुना है, एक गाना होता है, एक तो बहुत शास्त्रीय संगीत बोलते हैं, बहुत धीरे धीरे गाते हैं, और एक होता है वो हनी सिंह, तुम्हारा फेवरेट, याद आ रहा है? हनी सिंह के तरह और बताओ और कौन है कुछ फेमस? बादशाह. आज सुबह गाड़ी में सुनते सुनते आया है. तो इन लोग क्या करते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी गाते हैं. एक गाना जो बहुत जल्दी जल्दी गाया रहता है, याद है? गली बॉय गली बॉय. हाँ गाया होगा पक्का. मतलब ऑल ऑफ यू आर बाथरूम सिंगर्स. बाथरूम में जब आप गाते हैं तो आपको लगता है यस मैं भी सिंगर बन सकता हूँ. वो वॉइस एको होता है ना, एक अलग टाइप का एक आवाज आता है, पर बाहर आके पता चलता है कि आवाज में दम नहीं है. तो कौन से गाने की बात कर रहा हूं मैं? रैप. RAP वर्ड देखो, मेरे संग संग इन्वॉल्व रहना. बहुत कूल क्लासेस है. ऑडिट एंड लॉ के क्लास में डिफरेंस क्या है? लॉ में ना बहुत पॉइंट्स रटना पड़ता है, SROR आर्टिकल्स मस्ट ऑथोराइज दिस. इधर आप खुले हैं, बट खुलना भी एक लिमिटेशंस के अंदर है. शब्दों का कमांड रखिए, क्लास पढ़िए, यू कैन इजीली गेट 65-70. लोग कला नहीं जानते हैं, या अंदर का बात है कि वी कोचिंग सेंटर्स इतना हाइप कर लिया ना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. ऑडिट इज वेरी डिफिकल्ट.
तो हम उल्टा है, मतलब हम भी किया है सब हम, पर आई हैव ऑलरेडी क्रॉस दैट लेवल। तो अब मैं सीधा आपको स्पून फीडिंग कर रहा हूं, एकदम इजी बना के पेश कर रहा हूं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग कौन से स्टेज में अभी भी? प्लानिंग। हम क्यों पढ़ा रहे प्लानिंग स्टेज? क्योंकि एक शब्द आ गया था मेरे जीवन में, ऑडिटिंग इज सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट। तो हम सिस्टमैटिक वर्ड का जस्टिफिकेशन के लिए आपको साबित कर रहा है। ऑडिटर कैरीज आउट रैप ड्यूरिंग प्लानिंग स्टेज। सो व्हाट इज रैप? नाम पढ़ो क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर। पता है जब एग्जाम में आता नहीं है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन को घूरना चाहिए, क्वेश्चन को ही कॉपी कर देना चाहिए। ये होता क्या है? दे आर प्रोसीड्यूर्स, हाँ, टू असेस। उल्टा कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? देखो, प्रोसीड्यूर्स कैरिड बाय ऑडिटर, ऑडिटर इज कैरिंग आउट टू असेस। सर क्या पता लगाना चाहता है? द रिस्क। सर क्या चीज की रिस्क? एक वर्ड लिखूंगा, घबराना मत, रोमम। रोमम, व्हाट इज रोमम? रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। व्हाट इज रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट? बड़ी बड़ी गलतियां कहां कहां हो सकती है। ऑडिटर प्रोसीड्यूर से पता लगाएगा कहां कहां बड़ी बड़ी गलतियां हो सकती हैं। दैट इज कॉल्ड एज रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। सो व्हाट इज मटीरियल? इज इट रॉ मटीरियल? पगला गए हो, कचरा दिमाग में? मटीरियल का मतलब ऑडिट में होता है सिग्निफिकेंट। सर थोड़ा हिंदी में बोलिए ना, हम हिंदी मीडियम से थे। बड़ा, सर बड़ा मतलब कुछ ऐसी गलतियां जो हिला देगी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो प्रेजेंटेशन आपने किया है। आपकी कोई भी आदमी गुमराह हो जाएगा उस इंफॉर्मेशन से। सेल्स दिखाया आपका, असली में सेल्स 4 लाख, तुम दिखा दिए 40 लाख, तो ये एक मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। सर अगर 4 लाख की जगह हम 4,01,000 दिखाता तो सर तो कितना रुपया का गड़बड़ी दिखाने से मटीरियल माना जाता है? शास्त्रों में भी मापदंड लिखा नहीं है, वो डिपेंड करेगा साइज एंड नेचर ऑफ वॉल्यूम पर। मटीरियल का कोई क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, इतने रुपए की गलती मटीरियल है, जय भारत। नो, मटीरियल डिपेंड करने वाला है रिलेटिव टर्म पर। आप जो ऑडिट कर रहे हो उस समय नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करने वाला है शब्द मटीरियल। तो मैं हिंदी में वापस, ऑडिटर कैरीज आउट रोमम ड्यूरिंग प्लानिंग स्टेज। मजा आ रहा है? जरूरी है सब्जेक्ट से वो होना, और बोलते ना जो पहली नजर में प्यार हो जाता है वो आप कभी नहीं भूलते। कबूल भी कर रही है। तो ये ऑडिट की पहली नजर है आज। तो यू हैव टू फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट दैट ऑडिटर कैरीज आउट रोमम ड्यूरिंग प्लानिंग स्टेज। अपने आप को समझाओ, घर में मत पढ़ना पड़े, जो गलती आपने लॉ क्लासेस में किया मत करना, अब ऑडिट को बचा लो कम से कम। सर ऑडिटर कैरीज आउट रोमम रिस्क ऑफ, सॉरी रैप, एंड रैप से क्या पता चलता है? रोमम रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। सर मटीरियल मिसस्टेटमेंट किसके कारण हो सकता है? ड्यू टू फ्रॉड ऑब्लिक एरर। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड एरर? एक इंटेंशनली होता है और कहां पे? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि हम ऑडिट में ना फाइनेंशियल एरर्स की बात कर रहे हैं। अब तुम मेरे रूम में आ रहे हैं, तुम बिना परमिशन घुस गया, सपोज मेरे चेंबर में जो हम रेस्ट करते हैं ना, सपोज हम खाना वाना खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, एग्जांपल है, तुम बिना ऐसे परमिशन पूरे घुस गया। ऐसे बुरा नहीं मानेंगे, पर नॉर्मली क्या माना जाता है? परमिशन तो लेना चाहिए था घुसने के पहले। तो वो क्या है? हंसता क्यों है? तो ये जो क्या है, ये एक गलती है, पर इससे मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट होगा क्या? इंटरव्यू देने जानते हो तो नियम क्या होता है? वहां अपने आप ही घुस के चेयर पे भी लेके बैठ जाते हो क्या? पहले एक सलीके से फाइल ऐसे, यू आर एट योर बेस्ट दैट टाइम, ऐसे फोल्डर लेके खड़े रहते हो, या प्लीज सिट डाउन, थैंक यू सर, बैठते हो ना। तो ये इससे अगर तुम नहीं करता, ये तो एक एरर होता, पर इस एरर से क्या मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो जाएगी? आपने देखा होगा मॉल और में वॉशिंग टॉयलेट्स होते हैं ना, वो मॉल और में, तो उसमें आज जाना कोई मॉल में, बस वो कोई स्वीपर ना समझ ले, उस गेट के पीछे लिखा रहता है 4 बजे क्लीनिंग हुआ था, 4:30 बजे क्लीनिंग हुआ था, 5 बजे क्लीनिंग हुआ था। आज देखना, ज्यादा पास जाके मत देखना, ना कोई बोल देगा भैया इधर गंदा साफ करिए। तो ये जो मॉल में ये जो टाइम शेड्यूल बना हुआ है क्लीनिंग का, इज इट, या अगर कोई नहीं साफ करता है तो इज इट देयर फाइनेंशियल मिसस्टेटमेंट हो गया? उनका ऑपरेशनल कुछ एरर्स चल रहा है कि सफाई नहीं चल रहा है, फिर लोग बात करते हैं यार वहां नहीं जाएंगे मूवीज देखने के लिए, उनका टॉयलेट से क्लीन नहीं रहता, बहुत खराब है। तो इज इट अ फाइनेंशियल मिसस्टेटमेंट? ये उनकी एरर हुई है, उन लोग सफाई नहीं करवा पा रहे, दैट इज एन ऑपरेशनल थिंग। तो बैकग्राउंड क्लियर हो रहा है कि ऑडिटर कैरीज आउट रैप, एंड रैप से मिलता है रोमम। सर तो क्या फायदा? ये रिस्क पता चल गया तो क्या करें? बुद्धि का बात बताएं। खबर मिला है सूत्रों के अनुसार कि आपके यहाँ ना रिस्क ज्यादा है, तो बताओ चेकिंग ज्यादा करोगे या कम करोगे? एक लड़का भावुक हो गया, चेकिंग तो एक एक बिल करते हैं, बहुत दिल से एक एक बिल को चेक करते हैं। खोपड़ी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और आईटीसी में लाखों बिल्स हैं, तुम क्या एक एक बिल चेक करेगा?
तुम क्या चीज पर चेकिंग करता है? एक वर्ड है स्टैटिस्टिक्स का, लेट मी सी, सैम्पलिंग. तो ऑडिटर इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. सिस्टमैटिक की पहली कड़ी चल रही थी कि ऑडिटर प्लान कर रहा है, बिजनेस को समझ रहा है, अकाउंटिंग मॉडल को समझ रहा है, कानूनों को समझ रहा है, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस को समझ रहा है, वो रैप कैरी कर रहा है, रोमम कैरी कर रहा है, ताकि वो पता लगा सके प्लानिंग में कि अगर रिस्क हाई है तो मेरे को चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, मेरे फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स ज्यादा होंगे. बच्चा भी बता दे, क्लास 5 कोई पूछे ना, बट बेटा बताओ रिस्क ज्यादा है, चेकिंग ज्यादा करिए. तो ऑडिटिंग इज बेस्ड ऑन, एक शब्द निकला हमारे और तुम्हारे बीच में, कौन सा शब्द है? सैम्पलिंग. से मतलब 4 लाख में से कितने चेकिंग होंगे? शास्त्रों में भी फिगर नहीं लिखा है. सर आज तो आप लग रहा है हर दिन ये बोलने वाले, मटीरियलिटी का मीनिंग पूछे आप बोले कोई लाइन डिफाइन नहीं है, मतलब एक क्वांटिफाइड अमाउंट नहीं है. इट डिपेंड्स. इंटरेस्ट लो, घर में पढ़ना नहीं पड़ेगा ऑडिट. एंड उसी तरह सैम्पलिंग की बात मैं अगर कर रहा हूं तो सैम्पलिंग भी, बोलो शब्द क्या है? सैम्पलिंग कितना होगा उसके लिए एक ऐसे है इस दुनिया में, ऐसे 530 आप पढ़ोगे उसमें 530 में कि सैंपल साइज क्या होता है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. आज भूमि पूजन वाली क्लास है, मैं बता रहा हूं आपको धीरे धीरे, बट बैकग्राउंड रेडी हो गया कि ऑडिटिंग में एक एक आइटम चेक. तो प्लानिंग स्टेज में तुम ये भी थोड़ा अपना रोमम लेवल और पता चलता तो तुमको अपने सैंपल साइज और डिटरमिन आगे वाले स्टेप्स में करने में आसानी मिलेगी. तो पूरे ये वो देखेगा कि यहाँ इंटरनल कंट्रोल्स है या नहीं है. ले गजब वर्ड आया हमारे और आपके बीच में. ए देख लो तुम्हारे पास आया हुआ ना ये सब चीज, ये सारा पीपीटीज आपके पास आया हुआ है मोबाइल में, और सब मेरे पास नहीं है. मैं पेन ड्राइव स्टूडेंट हूं. अरे एक बार फोटो उतारते चलो और मेरे से मैसेज करना, विल चेक योर नेम एंड देन गिव यू द पीपीटी. हर कोई मंगवा लेगा ना, कोई कोचिंग सेंटर में मैसेज कर देगा, कैन यू गिव मी द पीपीटी. तो देखिए इंटरनल कंट्रोल्स. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? किसी को आइडिया है? कुछ तो बुद्धि बताओ. एयरपोर्ट गए हो कभी? जब तुम छोड़ने गए थे उसको एयरपोर्ट, सॉरी जब तुम गए थे एयरपोर्ट, मतलब तुम्हारा फ्लाइट था इसका, इंडिगो से आज ये ट्रैवल कर रहा था, कैसे घुसे? मतलब क्या हुआ? मतलब अंदर गया एयरपोर्ट के, क्या क्या होता है? मतलब तुम टैक्सी से उतर गया या गाड़ी से उतर गया, ट्रक से उतर गया, जो भी, अब मतलब जो भी व्हीकल चुना हो, तुम अब क्या कर रहा है? पहला स्टेप बताओ. एक मिनट में हियर आओ, तुम स्टेज पर आओ. आओ मोहित, आओ, दिखाओ हम लोग दोनों को वैसे फुल. टेल मी. सामान उतार के अंदर जाते हैं. अंदर जाते हैं, बस घर का खेती, गेट खुला, अंदर से जाएंगे. कैसे जाओगे? ट्रॉली लो, पोर्टर सामने था, ट्रॉली तो लो, पोर्टर जी को बोलो हेल्प मी. और बताओ उसके बाद जो अंदर गए कैसे? वही तो इंटरनल कंट्रोल है. सिक्योरिटी चेक अंदर नहीं होता है पहले. हाँ मतलब वो गेट पे ना वो आपको बोलेगा अपना वोटर आईडी दिखाइए, और तुम भूल से उसका दिखा दिया. पॉकेट में हमेशा उसी का फोटो रखता था. बोला सर ये तो मेम का फोटो है, आप अपना दिखाइए. बोला ओह हमारा तो उसके पास है. तो उस दिन ये ट्रैवल नहीं कर पाया. तो एनीवेज मतलब आपका देखना चाहिए, और टिकट दिखाएगा, और आजकल वो ई टिकट भी चलता है. अब अंदर चला गया, अब तुम नेक्स्ट बताओ क्या करता है? उसके बाद चेकिंग करता है. कैसे? तुम कर लेता है? हाँ वैसे कियोस्क लगा रहता है, आप खुद भी कर सकते हैं. पर नॉर्मली आप जाते हैं, बोर्डिंग पास लेना चाहते हैं, और सपोज ये पहली बार जा रहा था सीक्रेट सुपरस्टार की तरह, गिव मी विंडो सीट. या मेरे को विंडो सीट नहीं पसंद है, मेरे को आयल सीट पसंद है. अंदर ठस ठस के बैठना मेरे को अच्छा नहीं लगता है. आयल सीट में क्या वापस घूम के अपने सीट पे आ सकता है आराम से. और मिडिल सीट तो सबसे खराब है, स्पेशली पीपल लाइक मी. मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है. हम गर्दन घुमाएंगे, इधर कोई देख रहा होगा, हमको क्यों देख रहा है बार बार, वो सोच रहे होगे हमको क्यों देख रहा है. एग्जाम्पल है, अभी हुआ था परसों, गए थे ना, मतलब आयल सीट था तो बेटर था, और बगल वाली एक दीदी सो गई थी तब आराम से घूम जा रहे थे, मतलब बिकॉज आई वॉज एक्सरसाइजिंग, नो बैड इंटेंशन. तो देखिए ध्यान से. तो क्या बात हो रहा था? बोर्डिंग पास इसको मिला, अब वापस इसका सिक्योरिटी चेक हो रहा है, और ये बैठा ही रह गया. अचानक इसको एयर होस्टेस या कोई लेडी क्रू कॉल करिए, मोहित वेयर आर यू, वी नीड यू, मोहित मतलब दिस इज द फाइनल एंड लास्ट कॉल फॉर यू. ये जब चढ़ा, ये सीट पे बैठ गया, ये देखा अचानक सब हमको देख के क्यों हंस रही है, जितनी भी लेडी वहां, जो यूजुअली सब पता ही होगा तुमको, तो विस्तारा से था इसका, तो सब इसी को देख के क्यों हंस रही है? बिकॉज उन लोग का एक ही मिसिंग हो रहा था. हेड्स काउंट करते हैं ना लोग, फिजिकली भी काउंट करते हैं कि जितने बोर्डिंग पास कटे हैं उतना लोग, उतना खोपड़ी काउंटिंग में आ गया. उन लोग हेड्स भी काउंट करते हैं. अचानक तुम कई बार देखेगा, अगर रेगुलर तुम जाते हैं, मेरा हर महीना में एक बार ट्रैवलिंग हो ही जाता है, तो उन लोग अचानक ऐसे आपस में हंसते, या अचीव्ड. तो इसी को देख के हंसी, क्योंकि लास्ट में चढ़ा था और इसके आते उनके टारगेट्स अचीव हो गए. ये कुछ और ख्याल समझने लगा, बट एक्चुअली बैठो, इंटरनल कंट्रोल उनका ठीक से था एयरलाइंस का. तो इंटरनल कंट्रोल हर जगह होता है भाई. मैं तो एक घटिया एग्जांपल दिया जो तुम एग्जाम में नहीं लिख सकते हो. इन एग्जाम यू कैन नॉट राइट दिस एग्जांपल.
एग्जाम के एग्जाम्पल में अलग बताऊंगा आपको। तो इंटरनल कंट्रोल का पहले मतलब समझ में आया, एक सिस्टम, एक प्रोटोकॉल जो कंपनी का मैनेजमेंट बनाता है ताकि एरर्स ना हो, फ्रॉड ना हो, ऑपरेशन बढ़िया से चले। यहां क्या एरर था एयरपोर्ट पे? आतंकवादी ना चढ़ जाए, कोई माओवादी ना चढ़ जाए, अंडरस्टूड? ताकि ये इंटरनल कंट्रोल सेट करने पड़ते हैं, कहीं बड़ी बड़ी एमएमएस ना हो जाए। सर एमएमएस मटीरियल मिसस्टेटमेंट यहां शब्द है, कि कोई एमएमएस ना हो जाए, कोई एरर्स ना हो जाए, इसलिए दिस थिंग इज डन। कोई बता पाओगे व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? एग्जाम्पल थोड़ा बुक में भी लिखो, तुम्हारी बुक में भी है ये सारा ज्ञान, इसी से मैंने एक्चुअली पीपीटी बनाया है। पेज नंबर 2, स्टेप्स इन ऑडिटिंग, शॉर्ट में लिखा हुआ है तुम्हारे बुक में भी। पेज नंबर डुग्गी, अरे 2 मिला क्या? हाँ, ओ वेट पॉज करिए प्लीज। प्ले आउट। सो व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? अगर कोई पूछे तो पहले एक आइडिया हुआ, तुम्हारी बुक में आया था कि इंटरनल कंट्रोल? वहां तो और शॉर्ट में लिखा मिला कि वर्ड, वहां लिख देना एयरपोर्ट वाला एग्जाम्पल। अच्छा आप होटल गए हो, अच्छा होटल छोड़ो, होटल नहीं, अब आपको वहां भेजता हूं। कोचिंग सेंटर आते हो, वहां भी एक इंटरनल कंट्रोल होता है। स्पेशली अगर आप देखोगे टैक्स और के कोचिंग में, वहां पे सिस्टम, नियम कानून गुरुकुल के बहुत अलग है। आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है गेट पर, फिर लोग फोटो मैच करते हैं उसी बैच के हैं क्या, फिर आप बैठते हैं, देखियो ना। तो ये सब क्या एक इंटरनल कंट्रोल है, कहीं कोई बहरूपिया तो कोचिंग में ना घुस जाए। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल, एक सिस्टम है कंपनी में। सर कंपनी में इंटरनल कंट्रोल क्यों जरूरी है? वाई इज इंटरनल कंट्रोल जरूरी इन अ कंपनी? सर क्या होता है? तुमने कभी, अच्छा सैंपल्स वाला लाइन बोला था क्या? बोलो कोई बोलो भाई। जैसे अब कुछ चीजें ना डेली बेसिस पे चेक होती है सेल्स, पर बीआरएस क्या होता है बताइए? मंथली बीआरएस नहीं पता, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये आप हर दिन नहीं चेक करते, मंथली बेसिस पे यूजुअली आप चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली हर कंट्रोल, ये बीआरएस भी एक कंट्रोल है ताकि तुम्हारे के डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं आ रहे। तो सैंपल वैम्पल और ये हर कंट्रोल जो होता है, सेल्स के ऊपर कंट्रोल होता है। सेल्स में क्या कंट्रोल हो सकता है? एनी आइडिया? एनी आइडिया व्हेन आई टॉक अबाउट सेल्स? वाह, ये सब दिख रहा है कैसे सैंपल सिलेक्ट किया जाता है, वैसे कुछ लिखा हुआ है, ये सब पीपीटीज में है। अब मेरे को बताओ कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इंटरनल कंट्रोलिंग इन अ कंपनी? परचेज सुना है? परचेज, सेल्स एक फंक्शन है, परचेज एक फंक्शन है, और बताओ फंक्शन? फाइनेंस एक फंक्शन है, आफ्टर सेल सर्विस अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हैं तो वो भी एक क्या है? फंक्शन है। तो इंटरनल कंट्रोल हर फंक्शन में होता है, फ्रेंड को बताना। इंटरनल कंट्रोल इज सीन इन एवरी फंक्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी के हर फंक्शन में आपको इंटरनल कंट्रोल दिखाई देगा। पता है सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है? सिस्टम, प्रोसीड्यूर, मैनेजमेंट सेट करता है, ये करने के पहले वो किया होगा तुमने, फिर ही तुम वो काम कर पाओगे। सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बताइए ना, दिखा देते हैं आपको। दिस वॉज फ्रॉम PwC, ये चार्ट खुद रंजन मेरे को बना के दिया था 5-7 साल पहले। लुक एट द स्क्रीन, दिस वॉज हैपनिंग इन बिग फोर्स। एक इंटरनल कंट्रोल का क्लासिक एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं आपको कि परचेज फंक्शन कैसे ऑपरेट होता है। ये देखो नीचे, सेल्स साइकिल कैसे ऑपरेट होता है। ये एग्जाम में नहीं पूछते हैं नॉर्मली, ये एग्जाम में तुम चमकाने के लिए शॉर्ट नोट और इंटरनल कंट्रोल में ही अगर दे दो तो 5 में 4.5 मिलता है, और बाकी जो क्वेश्चंस गंदे लिखे हैं उसमें भी लगता है तुम अच्छा ही लिखा होगा। मतलब ये आपके लिए सोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में ये नहीं पूछते हैं। तो इसमें मैं ना आपको समझाऊंगा अभी नहीं, आफ्टर 1 आवर, कि जैसे परचेज में एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दिख पा रहा है कि पहले माल का ऑर्डर आएगा, फिर स्टोर से पूछा जाएगा, दिख रहा है, एक फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको। तो ये इंटरनल कंट्रोल का मतलब आइडिया दे रहा हूं, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, कि कंपनी में एक सिस्टम बना हुआ है कि कोई भी परचेज फंक्शन में ऐसे ऐसे होगा। जैसे शॉर्ट में बताऊं क्या देखा जाता है यहां पर, बेसिकली ये देखा जाएगा कि कहीं कोई परचेज अगर आप कर रहे हैं, हाँ सर, तो ये चेक किया जाएगा कि पहले ना कोटेशन सबसे मंगवाया था ना आपने, बेस्ट रेट पर ही परचेज हुआ है ना, किससे परचेज हुआ है? रिलेटेड पार्टी से तो परचेज नहीं हुआ है, कहीं सीक्रेट प्रॉफिट्स तो नहीं कमाया जा रहा है। रिलेटेड पार्टी से आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आफ्टर डिस्क्लोजर एंड आफ्टर कंप्लाइंग विद सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये फाइनल में पढ़ोगे, एंड 177 एटसेट्रा। तो
ऑडिटर को चेक करना है इंटरनल कंट्रोल ऑफ परचेज में ब्रॉडली। ये चार्ट में पूरा पढ़ाऊंगा आपको आफ्टर 1 आवर इन द सेकंड हाफ, जब लोग चले जाते हैं ना कि ट्यूशन के हड़बड़ी में, तब करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है ये, तो ये एक्स्ट्रा ज्ञान वाला आई विल डू आफ्टर दैट टाइम। अभी मैं आपको बेसिक फ्लो में चल रहा हूं कि बेसिकली मुझे चेक करना है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में मैंने लॉ का कंप्लायंस किया है क्या, या आर्म्स लेंथ पे हुआ है क्या, व्हाट इज आर्म्स लेंथ, मार्केट प्राइस पर हुआ है क्या, टर्म्स एंड कंडीशंस भी सेम है क्या, उसको बोलते हैं आर्म्स लेंथ। कुछ अनरिकॉर्डेड परचेजेस तो नहीं है, माल असली में हमारे स्टोर्स में घुसा है क्या, तुम माल परचेज का चेक काटते जा रहे हो और माल तुम्हारे पास आ ही नहीं रहा है, तो गलत हो जाएगा ना। एक्चुअली में गुड्स घुसा है, ये सर कैसे पता चलेगा, जीआरएन नोट बोल के एक नोट बनता है जब माल घुसता है ना, गुड्स रिसीव नोट। फिर पेमेंट्स अगर आप परचेजेस कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट्स आप पता लगा सकते हैं अगर आप चेक कर रहे हो। सर ये जो परचेज का जो इंटरनल कंट्रोल बना है, ऐसे ही होता है हर कंपनी में ऑलमोस्ट, सबके अपने अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं। आजकल ये जितने भी इंटरनल कंट्रोल है ना, ये इंटरनल कंट्रोल बुक में लिख लेना, मोस्टली आर ऑटोमेटेड नाउडेज। ये सब है ना ऑटोमेटेड होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो अपने आप ये सब काम करवाते जाते हैं। हम और तुम्हारे छोटा दुकान का बात मत करना, हमारे दुकान में तो ये नहीं होता। अब मैं कॉर्पोरेट्स की बात कर रहा हूं, मैं कंपनियों की बात कर रहा हूं, यहां पर सारे मोस्टली सब ऑटोमेटेड होते हैं, जो अपने आप ऐसे कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, अपने आप स्टेप्स उसमें पहले से प्रोग्राम में डले हुए हैं। दीज आर सॉफ्टवेयर्स, ये सारे इंटरनल कंट्रोल्स ऑटोमेटेड है ऑलमोस्ट। तो आइडिया मिलने लगा इंटरनल कंट्रोल का। अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो एक लाइन बताओ। सर बताइए, आप ही बताइए, क्वेश्चन 14 में लिखा हुआ है, इजी डेफिनेशन लिखो, इजी डेफिनेशन, बट बुकिश डेफिनेशन नहीं है ये। बुकिश डेफिनेशन इज इन ऐसे 315, लिख के रखो। ये डेफिनेशन फर्स्ट क्लास के लिए ठीक है, बट दिस इज नॉट द डेफिनेशन फॉर स्कोरिंग 5 में 5। It is an easy definition to understand. Start reading, full page करो। Easy definition पढ़ो। What is internal control? Plans, policies, procedures framed by management, ताकि अपने objectives क्या है बताइए मैनेजमेंट की? What is objectives? Smooth operations, no MMS, preventing fraud and error. तो internal control framing करता है मैनेजमेंट और evaluate करता है ऑडिटर, कि कहीं आपकी इंटरनल कंट्रोल अगर गड़बड़ी हुई तो चोरी हर जगह घुस जाएगी, फिर पकड़ना और मुश्किल हो जाएगा। तो ऑडिटर इज इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल, और इंटरनल कंट्रोल इज फाउंड इन ईच एंड एवरी फंक्शनल एरिया। डिक्टेशन टोटली अवॉइडेड, दैट इज व्हाई द नंबर ऑफ क्लासेस आर लेस। क्योंकि मैं नॉर्मली जो एक क्लास में पढ़ाऊंगा, इंडिया के बाकी टीचर 2.5 क्लास में पढ़ाएंगे, वो बोर्ड पे लिख लिख कर। दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो इंटरनल कंट्रोल इज फाउंड इन ईच एंड एवरी फंक्शनल एरिया। आपको मैंने ट्रेलर दिखाया, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस एटसेट्रा, हर जगह होता है। मेनी कॉर्पोरेट स्कैंडल्स हैव टेकन प्लेस। जब जब इंटरनल कंट्रोल वीक होता है तो स्कैंडल्स हो जाते हैं। स्कैंडल्स मतलब पता है ना, एनरॉन का स्कैंडल देखो या जेरोक्स कॉर्पोरेशन का स्कैंडल देखो, सब जब जब इंटरनल कंट्रोल वीक है, और ये बनाता कौन है? मैनेजमेंट। चोरी भी ज्यादातर कौन करता है? मैनेजमेंट। तो इतिहास साक्षी है कि अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो स्कैंडल्स, चोरी चमारी ज्यादा होगा कंपनीज में। तो एक आइडिया मिला व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल। पक्का ये लाइंस बहुत अच्छा था, इजी डेफिनेशन है। आज से 6 क्लास बाद ये डेफिनेशन एग्जाम में नहीं लिखोगे। ये फर्स्ट क्लास के लिए एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास चल रही है आज, कि व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल। इतना आप समझ पाए? पक्का। बट जब मैं पढ़ा दूंगा ऐसे 315, एक फोन नंबर याद रखना, 315 या रूम नंबर 315, जब मैं पढ़ा दूंगा तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। मेरा सच्ची में एक रूम नंबर 315 था, गुवाहाटी में जाता था होटल में, रूम नंबर 315 में। आइए, तो कहां हूं मैं अभी तक? आई एम हियर। सर अभी भी इधर ही आप, किसी को खराब तो नहीं लगा? सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सिस्टमैटिक शब्द क्यों आया समाज में? सर सिस्टमैटिक वर्ड आया क्योंकि आप बता रहे थे ऑडिटर प्रोसीड्यूर्स कैरी करता है, नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 एग्जीक्यूशन, नंबर 3 इंपोर्टिंग रिपोर्टिंग। प्लानिंग में क्या करता है? कोई खुश कर दो मेरे को, व्हाट ही डज इन प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करता है? बोलो सिंगी जी। बिजनेस के टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस देखता है, उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फ्रेमवर्क देखता है, और कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है वो सब देखता है। स्कॉट एनालिसिस करता है, रैप यूज करके रॉम निकालता है उसका।
ऐसे पढ़ते पढ़ते सीखेंगे, ऐसे कोई क्रिश नहीं है कि आज यहां से निकला और घर जाके पूरा चमका दिया। कोई फ्रेंड को बोलता हम पूरा याद कर लिया, किस टाइप का इजी वाला पढ़ के गया होगा, क्योंकि इतना अंदर जाने से थोड़ा वर्ड्स है, स्कॉट, रैप, रोमम, सैम्पलिंग। पक्का जेन्युइनली बता रहा, अब आपके हाथ में, मतलब एक्चुअली लोग है ना सही प्लानिंग और वो नहीं कर पाते। अगर आप ऑडिट के क्लास को ट्यूशन के बाद उस दिन पढ़ो और बीच इसमें 10-10 मिनट भी पढ़ते रहो ना ऐसे रैंडमली, देन वो सारे वर्ड्स आते हैं। स्टूडेंट्स को 23-24 मिलता, क्यों? दे डोंट राइट द वर्ड्स रैप, रोमम, स्कॉट, ये सब वर्ड्स आंसर में है ही नहीं। वो फिर वो जो आंसर मैंने सुनाया था ना गंदा वाला, प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, इट इज वाइटल, फिर इस टाइप के लोग एक्स्ट्रा शीट और लेते हैं, एक्स्ट्रा शीट। और जब पेपर हार्ड आ रहा हो और लोग एक्स्ट्रा शीट ले रहे हो, थोड़ा रूम देखता है ना उसको, मोड़ी क्या लिख रहा है बेटा। तो CSES में एक्स्ट्रा शीट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स्ट्रा टर्म्स। राइट टू द पॉइंट, राइट द बुकिश लाइंस जो पढ़ाए जा रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि छोटा कर दो आंसर्स को, अगर आपको जेन्युइनली दरकार पड़ रहा है लीजिए एक्स्ट्रा शीट्स। पर वो लीपा पोती वाला आंसर सुना था, प्लानिंग इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज अटमोस्ट गंदगी, डोंट राइट दोस फालतू लाइंस, एकदम ठोस पॉइंट्स चाहिए प्लानिंग के। तो अच्छा, अब आ रही है एग्जीक्यूशन की। हम लोग इतनी देर से क्या पढ़ रहा था? प्लानिंग। एग्जीक्यूशन कैसे होता है? मैंने बोला था रोमम लेवल से आपको क्या मिल गया था, जल्दी बताओ मेरे को। रोमम लेवल से आपको क्या मिला था? सॉरी, रैप से क्या मिल गया था? रोमम। रोमम अगर तुम्हारी हाई है तो तुम्हें आगे आंसर दो, वीडियो बैच भी, प्रोसीड्यूर्स ज्यादा करने पड़ेंगे। तो मैं पता है कई बार ऐसे बोलता हूं, मेरे कुछ वर्ड्स हैं, तुम्हारे वहां पे भी लिख लेना, जो पेज नंबर 2 में मैंने ये स्टेप्स दिखाए थे ना बुक्स में, है थोड़ा लैंग्वेज अलग होगा। दिखाओगा तो बुक दिखाओ। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, ही कैरीज आउट प्रोसीड्यूर्स, ये एग्जीक्यूशन स्टेज चल रहा है। प्रोसीड्यूर्स जो कैरी कर रहा है वो किस बेसिस पे कर रहा है बताओ जल्दी से? वो रोमम लेवल के बेसिस पे पता चला मेरे को क्या ज्यादा करना है क्या कम करना है। टू ऑब्टेन, अब एक शब्द बोलूंगा, सफिशिएंट अलग इंक लगाओ, सफिशिएंट पे एक अलग इंक से स्टार, अप्रोप्रिएट पे एक अलग इंक से स्टार। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ही रिकॉर्ड्स एविडेंसेस ऑब्टेन इन हिज वर्किंग पेपर्स, अलग इंक, एक चैप्टर है। He take help of others while conducting audit. Others अलग इंक। सर others वर्ड तो पहली बार सुनिए, लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। यस, देखो सारे मिले क्या, चेक करो। मैं आता हूं आपके लिए कुछ लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट डे आज थोड़ा तकलीफ होगा, ब्रेक में नाश्ता करके फिर आ जाओ, पूरा भाड़ा वसूल होगा, बिकॉज 2 सॉलिड क्लासेस विल गिव एवरीथिंग। कहां है हम लोग? वेट, रेडी एवरीवन? ये स्लाइड नंबर 2 यूज कर रहा हूं अभी, PPT 2, मैंने 3 PPT सर्कुलेट किया है। तो इसमें व्हाट इज हैपनिंग कि हम लोग अब एग्जीक्यूशन में चले गए थे। रैप तो प्लानिंग स्टेज में हो गया था, एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स आर कैरिड इन द एग्जीक्यूशन स्टेज। 3 स्टेप्स थे, हमने वर्ड यूज किया था, ऑडिटिंग इज सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो सिस्टमैटिक जो वर्ड था उसी की स्टैब्लिश कर रहा हूं वर्ड सिस्टमैटिक। मैं क्यों बोलता हूं? देखिए क्या सिस्टम है। पहले रैप से हमने रोमम निकाला, रोमम से हमने फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स निकाल रहा हूं मैं अब। सर और क्या हो रहा है इधर देखो, टेस्ट ऑफ, सॉरी, फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स। अब मैं क्या निकाल रहा हूं? 2 नए नाम आ रहे हैं। सर ये नाम मेरे बुक में है क्या, आपकी बुक्स में है क्या? पेज नंबर 2 में नाम, ये नाम आपकी बुक में एक जगह और है। क्वेश्चन नंबर 11 पेज 4 पे, इन योर बुक्स यू गेट दीज नेम्स इन क्वेश्चन नंबर 11। मिला क्या? पक्का? वहां पे लिखो इजी आंसर, आफ्टर ऐसे 330 यूज बेटर आंसर्स। मैंने 2 भाग में बांटा ऑडिट क्लास को, कॉन्सेप्चुअल क्लास एंड देन रटने वाला क्लासेस। और लिखो इजी आंसर क्वेश्चन 11 पर, अपने अपने किताबों में लिखो इजी आंसर, एंड आफ्टर ऐसे 330 से 315 चल रहा था ना, अब 330 को रेफर किया है, तब आप बेटर आंसर्स यू रेफर करेंगे। नाउ व्हाट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड ऑडिट क्या है? देखो सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स, नाम पढ़ के बताओ। ये एरोस तुम्हारे बुक में आ गया, तुम्हारे में भी क्लासिफिकेशन ऐसे ही दिया हुआ ना। सब्सटैंटिव के अंदर 3 नाम है, कौन कौन से 3 नाम है? वाउचिंग, और एक क्या है? वेरिफिकेशन, और एक क्या है? एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स। इज योर बुक हैविंग द सेम थिंग?
या जो भी बच्चे इसको मुझे यूट्यूब में डालूंगा, देखिएगा आपके कोचिंग सेंटर्स के मैट में भी सेम चीज होगा, सबके मैट सेम होते हैं। ओके, तो वाउचिंग, वेरिफिकेशन, एनालिटिकल रिव्यू। तो सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स होता क्या है, आइडिया दूं? पहले आपको एक बेस बताता हूं, तुम्हारी बुक्स में लिखा हुआ होना चाहिए था। वाउचिंग में देखो एक्सपेंस से रिलेटेड है क्या बुक्स में? एक्सपेंस को राउंड करो। वेरिफिकेशन में देखोगे ए और एल से रिलेटेड है। व्हाट इज ए एंड एल? एसेट एंड लाइबिलिटीज से रिलेटेड है। आर यू गेटिंग समथिंग लाइक दिस? बोलो। वाउचिंग इज एक्सपेंस। कोई कभी ये नहीं बोलता है ऑडिटर वाउचेज एसेट्स। अगर तुम बोल देगा तो तुम क्या बोलना? आई विल वेरीफाई योर ब्रेन कि भैया एमआरआई करवाएंगे। वाउचिंग एक्सपेंस से रिलेटेड है। वेरिफिकेशन शब्द किससे रिलेटेड है? एसेट एंड लाइबिलिटीज। सर ये हो क्या रहा है? व्हाट इज वाउचिंग? एक लड़का तो बोलता ही था, पता है क्या? ऑडिटिंग मीन्स वाउचिंग। अच्छा, अभी तक मैंने ऑडिटिंग का मीनिंग नहीं समझाया है, मैं तो अभी तो शब्द के अंदर ही घुसा हुआ हूं। कि तुम सोचते थे कि हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस, देखिएगा पीएल में 40 लाख का है, हम 40 लाख का बिल इकट्ठा कर लेगा, क्लाइंट तुमको बिल दे देगा। कैलकुलेटर सर कैलकुलेशन कर लीजिए, 40 लाख का 40 लाख चेपे हैं। मुझे बिल से मतलब नहीं है, सिर्फ मैं देखूंगा क्लाइंट अचानक कहां जा रहा है, डायरेक्टर स्विट्जरलैंड, क्यों वहां क्यों गया था? फिर तुम हो सकता है झूठा उठा कुछ बोलो, चॉकलेट का फैक्ट्री लगाना था तो स्विट्जरलैंड में रिसर्च करके आए। ओके, मैं फिर बिल देखा, डायरेक्टर गई है, डायरेक्टर की पत्नी गई है, उसके 11 बच्चे गए हैं, अगले क्या है? लालू जी के भी तो हैं। हाउ मेनी? व्हाट इज ऑफिशियल फिगर? ओके, तो आप देख रहे थे कि बच्चे क्यों गए, पत्नी क्यों गई, तो ये पर्सनल एक्सपेंसेस चार्ज टू रेवेन्यू बोलते हैं इसको। डायरेक्ट अपना पर्सनल खर्चा लगा दिया इसमें, तो आप समझ रहे हैं ये है वाउचिंग। मैंने धर लिया कि दिस इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। तुम लोग क्या सोचा था बचपन में? वाउचिंग मतलब वाउचर से मैच करो, सबका एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करके देखो, जो पीएल में चेप आ गया है वो बिल के आधार पर है क्या? दिमाग का इस्तेमाल करोगे। हम बोला एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आप लोग 10 लाख लगाए इस बार, क्या चीज का ऐड कर रहे थे? कुछ आज में कटिंग रखना पड़ता है कि क्या ऐड आपने करवाया हो, क्या मटेरियल का ऐड था, क्या आपको कुछ रिक्रूटमेंट करना था या कंपनी के नए ब्रांचेस खुले। फिर अचानक मैंने देखा 2-2 ऐड तो घरेलू टाइप के लग रहे हैं। वी वॉन्ट गवर्नेंस फॉर आवर चाइल्ड, वी कैन पे 15,000 फॉर आवर गवर्नेंस, चाइल्ड इज नॉटी बट क्यूट। बच्चे का फोटो भी दिया हुआ, मतलब डायरेक्टर के बच्चे के लिए घर में जो होती है ना वो जो गवर्नेंस, मुझे वो चाहिए थी, उसका खर्चा भी कंपनी के अकाउंट में चेपा गया। ऑडिटर पूछा तो इसमें डायरेक्टर तो बहुत भावुक हो गया। अरे फिर हमको घर में रहना पड़ता, तो सोचिए बिजनेस से रिलेटेड, हम बिजनेस नहीं कर पा रहे थे घर में रहने के कारण। बिल्कुल नहीं, बच्चे की गवर्नेंस की तलाश आप क्या इसमें करेंगे? एक बार तो और भावुक, डायरेक्टर अपने लिए वो शादी का खोज होता ना, देखा होगा आज संडे है ना, कि हाँ डायरेक्टर का शादी नहीं हो रहा था, 35 साल का हो गया था, तो ऐसे फोटो खिंचा रहा है अलग अलग मॉडल के पोज में। तो हम बोले ये आप बिजनेस ही समझिए, हम मेंटली डिप्रेशन हो गया, शादी नहीं हो रहा हमारा। अगर शादी हो जाएगा तो हम लोग और उसको डायरेक्टर को भी काम पे ले आएंगे। दिस इज ऑफ कोर्स नॉट रिलेटेड टू। तो एड एक्सपेंस एग्जांपल दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मैंने देखा वाउचर्स है मेरे पास, पर वाउचर को चेक करना इज नॉट वाउचिंग। क्या एक्सपेंस रिलेटेड टू बिजनेस है? ये लाइंस है क्या लिखा हुआ? आई डोंट नो। बैकग्राउंड रेडी हुआ? कोई इनकम आ रहा है तो तुम्हारा वो इनकम आ रहा है, हम बोलेगा कि ये तुम्हारा रेंटल इनकम आता है, तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है बैलेंस शीट में जिससे रेंटल इनकम आ रहा है? अरे पड़ोसन का है तो हमरा ही समझिए ना। यू कैन नॉट डू दिस। तो यू हैव टू सी कि जिस एसेट के बेसिस पे आप रेंटल इनकम पा रहे हैं, क्या वो आपकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्टेड है क्या? ये है वेरिफिकेशन, सॉरी ये है वाउचिंग। और अगर मैं एसेट की बात करूं, लैंड, वो लैंड है क्या? हाँ सर है, आप जाके चेक कर लीजिए, 125 मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट में एक बिल्डिंग भी है, पिलर छू के आइए। मतलब बिल्डिंग तो है, हमको पता है, तुम्हारी है क्या? सर है बिल्डिंग, अब देख के आइए ना, बाहर लिखा हुआ है अमित बचाओ ट्रेनिंग फोरम, पर तुम्हारी है क्या? सर हमारा है तभी तो लिखा हुआ है। नहीं, ऐसे नहीं देखा जाता है। वैसे मेरा असली में, पर अगर मैं नाम बस बाहर लगा देता तो बिल्डिंग मेरा हो गया। क्यों नहीं है? मतलब क्या चीज देखकर पता चलेगा बिल्डिंग मेरा है नहीं? टाइटल डीड्स, रजिस्ट्री मेरे नाम में हुआ है या नहीं हुआ है, ये है वेरिफिकेशन। समझ में आ रहा? ऑडिट का क्लास। इफ यू अंडरस्टैंड यू आर एबल टू राइट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन नॉट राइट। इट्स इजियर देन लॉ, जेन्युइनली बोल रहा हूं मैं आपको। लॉ क्लासेस में बहुत लोग उड़ेंगे, हमको अच्छा लगता है लॉ क्लास। सिलेबस लॉ का ह्यूज जाइजेंटिक डबल एक्सरसाइज है। सीएस में तो भव सागर है, सीए भी बड़ा है, और सीए में तो और खराब, आधा सीए सब मिला के और खराब सिलेबस बनाया। तो अच्छे से पढ़ी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, वरना मेरे 34-36 लिंक ले लीजिए। आज मैंने 36 लिंक डाले हैं वहां पर, देखा होगा आपने ग्रुप में, कुछ और अपडेटेड वर्जन डाला है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ऑडिटर क्या करता है वाउचिंग वेरिफिकेशन, आप किसी को समझा पाएगा? आज ही पकड़ो कोई मुर्गा को, कोई पूछो कैसा चल रहा पड़ा, अभी ऑडिट शुरू नहीं किया, आजा मेरे घर आजा।
अरे तुम्हारा प्रैक्टिस होगा, उसको यूज करो प्रैक्टिस में, क्योंकि जैसे किसी को सामने बैठाओगे ना कॉन्फिडेंस आने लगेगा आपको. एंड इफ ही गिव्स द फीस यू कैन डिपॉजिट एट माय रिसेप्शन प्रोपोर्शनेट शेयर. तो वाउचिंग एक्सपेंस से रिलेटेड है, वेरिफिकेशन एसेट एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड है. क्या चीज वाउचिंग में होता है? सर वाउचर को देखते हैं, नहीं, अरे वाउचर को देखो जरूर, पर उसके अलावा क्या तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड है? वेरिफिकेशन में एसेट एंड लाइबिलिटी को, बिल्डिंग को छू कर आए हैं सर, इधर भी छूकर पूछो यार, टाइटल डीड्स कहां थे? लाइबिलिटी, सर लोन हम नहीं लिए. तो कौन लिया? सर पड़ोसन लिमिटेड हमारी सब्सिडरी कंपनी, वो लिए, हम अपने बैलेंस शीट में दिखाए. यू कैन नॉट शो. लोन अग्रीमेंट की कॉपी मांगी जाएगी अगर लोन दिखा रखे हो तुम बढ़ा कर लोन. ओके, सो व्हाट इज वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन? सर ये क्या हो रहा है? हम लोग पढ़ा था ना ऑडिटिंग इज सिस्टमैटिक, तो हम सिस्टमैटिक शब्द का प्रमाण समाज के सामने दे रहे थे कि प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन में बहुत विस्तार पूर्वक प्रोसीड्यूर्स कैरी हो रहे हैं, वाउचिंग हो रही है एक्सपेंस इनकम की. इनकम भी लिखा ना, हम नहीं लिखा तो तुम लोग भी नहीं लिखा होगा. एएल लिखा, एएल मतलब एसेट एंड लाइबिलिटीज. अच्छा, क्या एक एक आइटम की वाउचिंग होती है? सैंपलिंग, सैंपलिंग. एंड ये एक नया वर्ड है. क्या वर्ड है? एनालिटिकल रिव्यू. सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स का एक नया नाम बच्चा लोग, शब्द है एनालिटिकल रिव्यू. व्हाट इज एनालिटिकल रिव्यू? हम समझाएगा. लिख लेना अगर हाथ पाँव चल रहा हो. कंपेयर सम रेशियोज with other firms in the industry. Compare some ratios with other firms in the industry. Compare with other firms in the industry. इंडस्ट्री में दूसरे फर्म्स है ना, उनके संग कंपेयर करिए. बताता हूं. सपोज तुम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को है, ठीक है, और वहां पे तुम्हारा है ना स्टॉक तुम बहुत ज्यादा दिखाता है अपने बैलेंस शीट में, तो तुम्हारा ऑडिटर पूछ लिया इतना ज्यादा स्टॉक क्यों दिखाता है आप लोग, बहुत ज्यादा स्टॉक दिखाता है आप लोग हर चीज का. हमको तो पता करना होगा नॉर्मली इस टाइप के फर्म्स में क्या ट्रेंड है. तो आई विल कंपेयर विद अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री. कोई इतना स्टॉक रखता ही नहीं, और आप देखिए तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में दोनों तीनों चारों फर्म्स का कंपेयर करके मेरे को कुछ हिंट्स मिलेंगे. दाल में कुछ काला है या पूरा दाल ही काला है. तो दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल रिव्यू का एक एग्जांपल, कि जहां मैं पेपर वर्क के अलावा थोड़ा एनालिटिकल मतलब थोड़ा दिमाग, इंटेलेक्ट, कुछ कंपैरिजन करूंगा. कॉमा देके लिखो एक एग्जांपल. एक और एग्जांपल एनालिटिकल रिव्यू का. इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस. इन्वेस्टिगेशन ऑफ unusual fluctuations. Investigation of unusual fluctuations. अरे पिछले साल स्टॉक कितना रखे थे, अचानक इस साल क्या हो गया? सेल्स अचानक इतना कैसे गिर गया? 10 करोड़ से 3 करोड़. किसी का तो नहीं गिरा है, तो रीजंस पता करूंगा. अचानक तुम्हारा सेल्स इस साल इतना कैसे बढ़ गया? तो आई विल टॉक, आई विल डिस्कस, क्रॉस एग्जामिन, क्योंकि पता है ऑडिटर का काम ही होता है. जैसे बुरा मत मानना, एग्जांपल है, घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, तुमको हमेशा क्रॉस एग्जामिन करते हैं. जरूर तुम्हारे पहले कुछ कांड किए होगे क्लास 9-10 में, तो हमेशा तुमको पूछा जाता है. सपोज तुम आए हो कलकत्ता से बाहर पढ़ने के लिए, एग्जाम्पल, भावुक मत होइए, तो एग्जाम्पल है कलकत्ता से बाहर पढ़ने के लिए आए हो, ओके, और यही अपना सपोज किसको पकड़े, ऋषभ, क्या नाम था, ऋषभ कलकत्ता से बाहर पढ़ने के लिए आया है और फोन में बात कर रहा था रात के 10:30 बजे. चाचा जी का फोन आया. हेलो, पहले बहुत देर तो देखा नहीं, कॉल वेटिंग आ रहा है. जब वो चाचा जी का है, ये बात कर रहा था, एग्जांपल है ऋषिका से, ओके, इसका नाम क्या है, ऋषभ. तो हाँ चाचा जी प्रणाम, किससे बात कर रहे थे? चाचा जी वो सिंगी अपने लोग के टाउन में था ना, वो भी कलकत्ता आया हुआ, मुझसे नोट समझ रहा था. अच्छा. और चाचा जी के पास 2 फोन था, वो हाथों हाथ क्या किए, सिंगी को उस फोन से डायल कर लिए. और अच्छा ऋषभ 1 मिनट होल्ड करना. सिंगी बेटा कैसे हो? अरे ऋषभ भी गया हुआ शहर में, मिला करो, बात किया करो उससे. हाँ चाचा जी बहुत दिन हो गया बात किए हुए. बोले क्यों यार, कभी तो किया करो. कब बात किए थे लास्ट? गलत बात बताओ, पहले कब किए थे? चाची 1.5 महीना हो गया, वो भी जेवियर्स में, पर रूम नंबर अलग है ना, मिलना ही नहीं होता चाचा जी. अच्छा पर मिलोगे ना, आप जल्दी मिलना. हाँ चाचा जी. और अब इसको पूछा जा रहा है, सिंगी तो तुमसे बात ही नहीं की अभी. चाची अब क्या बोल रहे हैं, आप बात कर लीजिएगा कल सुबह उसको. अभी कर चुके हैं. दिस इज वॉट क्रॉस एग्जामिनिंग. तो ऑडिटर ये काम करता है.
एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स में क्रॉस एग्जामिनिंग होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम जब पूछोगे, सपोज इसके पापा मेरे को जानते हैं और ये घर में बोलेगा, बछाव सर क्या है, ट्यूशन पहुंचा संडे को 7 बजे. हम बछाव सर क्या से आए, लेट कैसे हो गया, हर दिन 3 बजे, आज एक्स्ट्रा क्लास था, लंबा पढ़ा रहे थे. और मेरे पास फोन आएगा, आजकल संडे को भी पढ़ाने लग गए. बोले कभी नहीं, आई डोंट टीच ऑन संडेज आफ्टर 3 o'clock 2:30. तो समझ में आया क्या होगा इसका? तो दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस एग्जामिनिंग अलर्ट. अलर्ट रहता है ऑडिटर. अचानक सेल्स ड्रॉप हो गए तो वो क्या रहेगा? अलर्ट. क्रॉस एग्जामिनिंग, ताकि वो एविडेंस को खोजेगा. तो एक बात बताओ, क्या ऑडिटर को ऐसे शक करना चाहिए? यस. एक लड़का तो अपना मॉरल साइंस लिख दिया. वन शुड नॉट have any suspicion in any relationship. Many breakups are because of due to this suspicion. She did not rely, but no matter, today I have someone else in my life. अरे अपना गंदा कहानी लिखने कौन बोला है? ऑडिटर, तुम्हारे निजी जीवन में शक नहीं होना चाहिए, याद रखो. बट ऑडिटर को प्रोफेशनल, एक वर्ड बोलूंगा मैं, घबराना मत. ऑडिटर को एक शब्द बोलूंगा, बहुत भारी बोलूंगा. ऑडिटर को एक शब्द लाइफ में रखना चाहिए, जिस शब्द का नाम है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. है स्केलेटन, स्केप्टिसिज्म. तो ये रखना चाहिए ऑडिटर को. अच्छी बात होती है कि जैसे तुम बोलेगा ना कि मेरा ये सबूत है, ये रहा एविडेंस, तो तुम जाके दे रहा है डेटर्स बैलेंस मेरा 10 लाख बाकी है. तुम जाके क्या दिया? डेटर्स मेरे 10 लाख है. हम मान लेगा तुम डेटर्स 10 लाख के दिया, मान लेगा. हम भी तो देखेगा क्रेडिट सेल्स कितना का हुआ है, बैंक स्टेटमेंट देखेगा कितना लोग पैसा दे दिया है. और सुनो, हम भी एक मारवाड़ी में डायलॉग सुना है, हम भी धान खाता है. मतलब हम बोलेगा डेटर्स का एड्रेस दीजिए ना, थोड़ा सा राम श्याम जादू मधु का एड्रेस दीजिए, और हम उनसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे. सब शब्द सुनो, ऑडिट के पेपर्स में यूज करोगे. हम डेटर्स को बोलेंगे लिख कर दीजिएगा ये एक्स लिमिटेड का कितना बाकी है. वहां से आया, एक बोलता है 40,000, एक बोलता है 30,000, एक बोलता है 10,000, एक बोलता है 0 बाकी है. तो आप समझ गए, जाके बोलेंगे व्हाट इज दिस, ये डिस्क्रिपेंसी कैसे, 40, 30, 20, 0. आपको पता लगा लिया क्या? सॉरी. तो आप समझ में आ रहा है? तो ये है ऑडिटर का रोल. आज हम लोग पढ़ रहा था ना, वो सिस्टमैटिक करता है, वो प्लानिंग कर रहा था, वो एग्जीक्यूशन स्टेज में क्या कर रहा था? वाउचिंग, वेरिफिकेशन. एनालिटिकल में वो कंपेयर करता है विद अदर फर्म्स. वो एनालिटिकल में कंपेयर करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, फ्लक्चुएशंस क्यों आ रहे हैं इस साल, इंपॉर्टेंट की फाइनेंशियल रेशियोज को यहां देखता है. दिस इज सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर. सर एक बात बताइए ना, वो जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन आप ले रहा था डेटर से, वो भी एक प्रकार का सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स है कि हम डेटर्स बैलेंस को, डेटर्स बैलेंस क्या है, इनकम या एसेट लायबिलिटी क्या है? एसेट है डेटर्स. तो वो जो वेरीफाई करने के लिए मैं कई बार एग्जांपल, एक टेक्निक का नाम लिखो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज अ टेक्निक, इट्स नॉट अ प्रोसीड्यूर, इट्स अ टेक्निक. एक्सटर्नल क्यों नाम पड़ गया बताओ? ऑडिटर बाहर वाले क्लाइंट का डेटा देख के करता तो अंदर की बात थी. ऑडिटर बाहर जाके एक्सटर्नल कंफर्मेशन हासिल किया है. दिस इज अ टेक्निक टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस. ये टेक्निक है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए. तो बहुत सरल क्लास, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा मेरे को लग रहा है. आई डोंट नो, आपको तो बोरिंग ही लग रहा होगा. तो ऑडिटर सिस्टमैटिक क्यों बोला? क्योंकि वो बहुत प्रोसीड्यूर्स सलीके से काम कर रहा है. और जो सबूत मिलता है ना, वो एक डायरी में लिखता है. सबूत को कहां लिखता है? तुम लोग भी डायरी लिखते हो ना? लिख कर घर पे सामने मत रख देना. उन घर वालों के बुराई कर रहे हो, उससे सामने रख दिया. बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जीना डैश कर दिए हैं. तो याद रखिएगा, वो सबूत हासिल करता है, और सबूत हासिल करके वो कहां लिखता है? डायरी. डायरी का नाम बताओ क्या है? वर्किंग पेपर्स. एक शब्द मेरे मुंह से निकला था, यहां सब नए नए वर्ड्स आ रहे हैं. थोड़ी देर पहले एक शब्द आया था कि ऑडिटर मस्ट मेंटेन पीएस. सब पीएस हमको पता है. अरे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है यहां शब्द. और स्केप्टिसिज्म का स्पेलिंग जरूर देखना, मीनिंग चेंज कर दोगे तुम लोग. अरे वाह, बहुत अच्छा होने वाला लाइफ में कुछ. External confirmation from debtors for checking debtors balance is an example of substantive procedures. तो अगर कोई पूछे आपको what is professional skepticism, आइडिया मिला ना? अभी डेफिनेशन एनालाइज नहीं करवा रहा हूं. What is professional judgment? अब कई बार ऑडिटर सोचता है सैंपल साइज क्या होगा, सैंपल साइज क्या होगा. वो जजमेंट तो लेना पड़ता है ना उसको. कह रहे 40,000 का आई होप यू नो व्हाट इज पॉपुलेशन एंड सैंपल. 40,000 मेरे टोटल इनवॉइस है, तो उसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे. अब सैंपल कितना ले, सर बता रहा था कुछ बहुत तरीका है जो आप बताएगा एक दिन हम लोग को ऐसे 5:30 में.
पर एक वर्ड में बोलूंगा, ऑडिटर की जजमेंट होगी, और जजमेंट आड़ू बुद्धि से नहीं होता है। जजमेंट के लिए उसको कुछ नॉलेज चाहिए ऐसे 530 का, उसकी स्किल, उसका प्रैक्टिकल अनुभव कि इस टाइप के साइज में मुझे इतना सैंपल लेना चाहिए। तो जब ये तीन चीज प्लस 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 दिख रहा है, बहुत अच्छा है पीपीटीज है ये 3 पीपीटी से आप देखोगे 15 मार्क्स आने वाले एग्जाम में। तो आप जब बस में जा रहे हो, इसको जूम कर करके शब्दों को आप रिवाइज कर सकते हो। ऑडिट की प्रोफेशनल जजमेंट में नॉलेज, स्किल, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, जो ऑडिटर को अप्लाई करना पड़ता है सर्कमस्टांसेस के अनुसार। हिंदी में एग्जाम्पल फ्रेंड को बताना, जैसे सैंपल साइज है ना, उसकी जजमेंट पर है। जजमेंट का मीनिंग लोग चेंज कर दिया। प्रोफेशनल जजमेंट इज ऑडिटर्स डिसीजन, व्हाट ही फील्स ही डू, ही डिसाइड दिस शुड बी द सैंपल साइज। उसकी फीलिंग नहीं है, हिज जजमेंट इज बेस्ड ऑन नॉलेज प्लस स्किल प्लस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो वो सर्कमस्टांसेस देखता है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल अभी मेरे मुंह से क्या निकला, सैम्पलिंग मेथड्स या सैंपल साइज फिक्स करने में उसको पीजे का इस्तेमाल करना पड़ता है। व्हाट इज पीजे? प्रोफेशनल जजमेंट। व्हाट इज पीएस? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये सारे चीजों का अगर इस्तेमाल होगा ना, तो हिंदी ऑडिटर कैरीज सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या चीज का? और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, चाहे आप कैसे भी लीगल फॉर्म के हों, whether profit making or non-profit making, with the objective to give opinion whether financial statements are showing true and fair view. Did you get the words? 1 minute. अब ये जो वर्ड ओपिनियन है ना, तुम्हारे बुक्स में पेज नंबर 2 खोलो वापस से। खुला भाई होगा, कलम दीजिए। हेलो, कहीं एक शब्द आ रहा है, आई कांट सी। हाँ, ऊपर है। व्हाट इज ऑडिटिंग वाले में डेफिनेशन फिर से देखो। ऑडिटिंग, व्हाट इज ऑडिटिंग ऊपर मिला इसी पेज में, पेज नंबर 2 में मिला वर्ड आपको। 3rd लाइन, क्वेश्चन पेज नंबर 2, व्हाट इज ऑडिटिंग। वहां ट्रू एंड फेयर को अलग इंक से अंडरलाइन करो। पेज नंबर 2, 3rd लाइन इन योर बुक्स। वो स्क्रीन पर नहीं आ रहा, आप अपने बुक्स में देखिए। ट्रू एंड फेयर व्यू वो शब्द मिला है, कोई बोल ही नहीं रहा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रू एंड फेयर व्यू? ये मेरे 3-4 स्टूडेंट्स को ना 2006 से 9 के बीच में ना ईवाई का फेवरेट क्वेश्चन था इंटरव्यू का। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू? एक लड़का ना इंग्लिश मीडियम से था, एग्जांपल है, वो तो काया ही पलट कर दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग एग्जैक्टली करेक्ट व्यू। खरा के मारेगा, एग्जैक्टली करेक्ट तो कभी कोई दे ही नहीं सकता है। ट्रू एंड करेक्ट भी नहीं लिख सकते हो पेपर में। लिखो, डोंट यूज द वर्ड ट्रू एंड करेक्ट। करेक्ट को ब्लैक इंक से प्रोहिबिटेड है। Don't use the word true and correct. Don't use the word true and correct. True and correct भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते शब्द को। Don't use the word true and correct. मैंने किस शब्द का इस्तेमाल बोला है? True and fair. आप true and correct भी नहीं लिख सकते। So what is true and fair view? अगर मैं एक कंपनी की बात करूं कि एक कंपनी के एंगल से मैं ट्रू एंड फेयर क्या बोलूंगा, तुम अगर पेज नंबर 2 देखोगे ना, तो वहां लिखा हुआ है, ताकि इन्वेस्टर्स मिसलेड ना हो, योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंप्लाइंग विद AS शेड्यूल 3 प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डबल एंट्री, अक्रूवल बेसिस, नो ओवर स्टेटमेंट मिला, अंडर स्टेटमेंट, नो अनरिकॉर्डेड एंट्रीज। दिखा कि एकदम क्लियरली लिखा है। लोग इसी को फिर 8 मिनट डिक्टेट करते हैं, लिख देते हैं, तो आपको लगेगा क्लास बहुत डिटेल में हुई है। So I've already jotted it down. Did you get it? अच्छा, ये भी कोई एक दो इसमें और एक्स्ट्रा पॉइंट भी आ जाता है कई बार। अकाउंटिंग पॉलिसीज वेर कंसिस्टेंटली फॉलोड, तो ये भी है ना, स्टैट्यूटरी बुलेट्स नहीं है, तुम्हारे 1-2 कम बेसी हो सकते हैं, बट ऑफ कोर्स डबल एंट्री वाली बात। अच्छा, सिंगल एंट्री रख सकता है कोई कंपनी बुक्स? एक लड़का भावुक हो गया, हाँ सिलेबस में तो है सिंगल एंट्री भी। कंपनी फॉर्म के लिए हम लोग अकाउंट्स नाम के चैप्टर में कंपनी लॉ में पढ़े, इट हैज टू बी मेंटेन अंडर डबल एंट्री सिस्टम। तो डिड यू गेट दीज वर्ड्स? बोलो सब कोई। तो अगर कोई पूछे, आप बताने लायक अवस्था में आ गए, व्हेन आई से द वर्ड ट्रू एंड फेयर व्यू, तो हम बोल पाएगा ना सर ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ये चीजें हैं। डिड यू गेट द वर्ड्स ट्रू एंड फेयर व्यू? पक्का? एंड डू नॉट यूज द वर्ड ट्रू एंड करेक्ट। ओपिनियन का मतलब क्या है? मेरा ओपिनियन। और मेरा ओपिनियन क्या होगा बताइए? फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए, जो हम इतना प्रोसीड्यूर्स कैरी किए थे, एविडेंस आ रहे थे। अच्छा, 1 मिनट, नेवर यूज द वर्ड प्रूफ। क्या वर्ड था? एविडेंस। एक ही तो बात होता है। हाँ,
बोल रहे ना कई लोग, ये जो ऑडिट लोग पढ़ते नहीं है ना, अपने आप पढ़ लेगा ऑडिट, बल्कि लॉ से भी ज्यादा दरकार है ट्यूशन का, बिकॉज उस शब्द का कमाल है इसके अंदर। ओपिनियन और प्रूफ में फर्क, सॉरी, एविडेंस और प्रूफ में फर्क है। प्रूफ होता है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में, एविडेंस सबूत है, और ऑडिट में जो भी सबूत आते हैं ना, इधर देखो, वो 100% सही हो। सर बिल आया था, बिल तो छपाया भी जा सकता। सर हम ऑफिसर लोग से बात किए तो उन लोग स्टेटमेंट दिया है, उन्हें पैसा खिला के रॉन्ग स्टेटमेंट भी तो दिया जा सकता। पर खून में क्या होता है ना, जैसे सपोज कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया कि हम इस मोहित को मार रहे हैं, फिर चक्कू इसके पेट के अंदर गया है, खून बाहर आ रहा है, इसमें तो क्या है, बहुत ही कंक्लूसिव एविडेंस है कि हम ही मारे हैं इसको। पर ऑडिटिंग में तो हमको ऐसे फ्लैशबैक नहीं दिखाया जाता ना, सर देखिए यही चढ़ रहा था प्लेन में, सर देखिए सर देखिए वहां जाके किया है स्विट्जरलैंड में चॉकलेट का कुछ रिसर्च। वी कांट शो दैट थिंग्स ना। तो ऑडिट में जो एविडेंस हमको मिलते हैं ना, एक शब्द बोलूंगा, अभी लिखना मत, इट्स नॉट कंक्लूसिव, इट्स परसुएसिव, PER, अभी लिखना मत, SUASIVE, मतलब जो एविडेंस हमें मिलता है वो हमें एक रीजनेबल दिलासा दिलाते हैं, बट पुख्ता सबूत नहीं होते हैं कि ऐसा ही हुआ है। तो ऑडिटर का जो ओपिनियन होता है, उसके लिए एक वर्ड तुम्हारी बुक्स में आ गया होगा, आई वॉन्ट फ्लोरेसेंट इंक और सम इंक ऑन दैट, रीजनेबल अश्योरेंस। कहीं है क्या वर्ड? डू यू हैव इन योर बुक्स रीजनेबल अश्योरेंस वर्ड, पेज नंबर 2, ऊपर ही ऊपर, थर्ड लाइन। ओपिनियन इज नॉट अ गारंटी, रीजनेबल अश्योरेंस। सिलेबस में 1000 बार आएगा ये लाइन, क्योंकि आप जानते हैं कई बार ऑडिट रिपोर्ट आ जाती है, फिर एरर्स निकलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिटर हमेशा गलत है, क्योंकि वो गारंटी नहीं देता है कि इसमें एक भी एरर नहीं होगा। वो क्या देता है बताइए? व्हाट डज ही गिव? ही गिव्स रीजनेबल अश्योरेंस। वो एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है कि गलतियां नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन आपके पास अब ये है, रीजनेबल लेवल हाई लेवल है या लो लेवल है? Is it a high level of assurance or a low level of assurance? What do you feel? पढ़ लिए ना? लिखो, it is a high level of assurance. 70 to 90% आपको accuracy रहता है, but not 100%. ये MCQ में आ जाता है. It's a high level, low level, medium level. कई बच्चे बोलते हैं low level है, कुछ बोलते हैं medium level. Hey, सुनो, stop writing. अगर low level of assurance रहेगा, तो कौन rely करेगा उस audited financial statements में? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके लिए काम का है, कोई बता सकता है मेरे को? इन्वेस्टर्स के लिए, पढ़ पढ़ के डिसाइड करते हैं कंपनी का क्या चल रहा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी दरकार है, क्योंकि लोन देते हैं कई बार वो उसको पढ़कर। गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए दरकार पड़ता है, वो जब कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कंपनी कुछ बड़ा बड़ा फ्रॉड तो नहीं कर रहा है ये कंपनी का, ये सेक्टर का कंपनी, तो इन्वेस्टर्स हुआ, गवर्नमेंट एजेंसीज हुआ, और क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट होता है कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो इट इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। MCQ आता है इसके ऊपर CMA में 70 to 90%, बट नॉट 100%। तो एक लड़का फिर भावुक हो गया, तो काय को नहीं दे देता 100%? आजकल तो ISC बोर्ड में मिलने लगे 100 में 100। एक साल था, आप देखिएगा 2019, लमार्टिनिया फॉर बॉयज, और एक बैंगलोर में भी कोई स्कूल था, कलकत्ता में LMB, 900% मिला है। मैंने देखा है स्टूडेंट को। लमार्टिनिया में मैं अपने बेटे के स्कूल में गया था, तो मैं अचानक देखा इस वाले में ताली क्यों बज रहा। मैंने ऐसे न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ था कि कोई देवांश अग्रवाल था क्या शायद नाम, उस साल कम गया मार्क्स, कम हो गया। नहीं 100 में 100 मिला है, इंग्लिश में भी 100 दिए, पता नहीं व्हाट आर बोर्ड्स डूइंग। अब तो हम लोग का मार्क्स हम लोग बच्चों को बताएंगे तो सब वो करेगा, तू तो करे, क्यों? उस जमाने में नहीं मिलता था। उस समय तो जो बोर्ड में फर्स्ट आता था CBSE ICSE में, दे वर गेटिंग 91। अभी तो 91 किसी का सुनने से बोलते हैं अगली बार मेहनत करना। 91 इज कंसिडर्ड टू बी वेरी बैड, सॉरी, खराब ही माना जाता है। 80s में तो लगता है बस किसी तरह पास हुआ है। तो डोंट टेक अदरवाइज, हम सिर्फ मार्क्स का बता रहे, डजंट मीन दैट आप एज अ पर्सन खराब है। आई एम जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। तो मैं ये बोल रहा था कि 100% तो आजकल लड़का भावुक हो गया, आजकल तो बोर्ड में मिलता है 100 से, ऑडिटर 100 क्यों नहीं दे रहा है? ऑडिटर 100% क्यों नहीं दे पाता है? लॉजिक चाहिए, जो हम लास्ट 1 घंटा से आज लेक्चर दिया है ना। बोला प्रथम का दोस्त नंदन, बोलो। वही तो बोले क्यों, वही तो पूछे, तो हमको क्वेश्चन नया बना दिए। हाँ, कोई बोली क्यों नहीं देते, वही तो पूछे दीदी। ये बोला सिंगी आगे बढ़ेगा। ऑडिटिंग इज बेस्ड ऑन सैम्पलिंग, ऑडिटिंग इज बेस्ड ऑन सैम्पलिंग। और सैंपल सपोज सबको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा, अलग 4 मार्क क्वेश्चन है।
बोल रहे हैं 3 क्लास ही एक्चुअली सब कुछ है, बताना मत कोई को। हाँ, तो ऑडिटिंग इज बेस्ड ऑन सैम्पलिंग। इसका क्या मतलब है बताओ? हम 1 लाख में से सपोज 20,000 सैंपल स्टडी किया है, 1 लाख पॉपुलेशन था, हम 20,000 स्टडी करके एक ओपिनियन हम दे दिया, पर जो 80,000 चेक नहीं हुआ है ना, बाद में पता चला वहीं कांड खराबा हुआ था, बाद में पता चला। तो ये सैम्पलिंग रिस्क रहती है, ये रिस्क तो रहती है कि हमने जो ओपिनियन दिया वो गलत भी साबित हो सकता है। तो इसलिए कभी एब्सोल्यूट एश्योरेंस पॉसिबल नहीं। ऑडिटिंग इज बेस्ड ऑन। एक और कारण बताओ, ऑडिटर एक इंसान है, वो कर रहा है ऑडिट, तो और एक कारण बताओ, गलती भी तो ह्यूमन एरर माइट बी देयर। इंटरेस्ट आ रहा है कि तब तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, वरना बुक का पॉइंट्स दिखाएंगे, लिखाएंगे, तुम लोग बाहर जाके दिखाओगे ऑडिट का नोट्स देख क्या लिखवाया है टीचर। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, यहां पे स्टोर नहीं है तो हाथों में चलेगा कैसे एग्जाम में। बुक्स तो मैं भी दे दूंगा, आंसर्स मेरी बुक में भी लिखे हुए। तो ऑडिटिंग इज बेस्ड ऑन सैम्पलिंग, क्योंकि सैंपल के बेसिस पे ओपिनियन दे रहा हूं, सारी तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बताओ, ह्यूमन एरर। और बताओ सर, जो एविडेंस है ना, उसका जो नेचर, आप एक बात बोल रहा था, वो हमें पुख्ता सबूत नहीं देते हैं, दैट इज कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दे रहे हैं, वो हमें परसुएसिव एविडेंस दे रहे हैं। सर एक और बात है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आजकल हो गई है सर, ऑडिटर ही नहीं समझ पाता क्या अकाउंट में गुल खिला है। वो एंट्री समझते हो ना, इधर का एंट्री उधर, उधर का एंट्री उधर, तो कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के कारण धरे नहीं जाते हैं कई बार सर गलतियां। तो ये 4 ठोस कारण है कि व्हाई ही इज गिविंग रीजनेबल एश्योरेंस, या इसको पता है और एक नाम से बोलते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। या कुछ को कोई हटा ही नहीं सकता। अब जैसे एग्जांपल है, कुछ इनहेरेंट होती है, मतलब तुम्हारी बॉडी में ऐसा चीज है कि तुम वो कर ही नहीं सकते। अब सब अपने को बोल देगा 10 बिल्डिंग कूद के जाओ, इधर से इस छत से कूदो 10 बिल्डिंग। बोला क्यों, हम कैसे करें, क्रिश तो खुदा था। अरे ऋतिक रोशन का मूवी में तुम देखा होगा, इंसान के लिए नॉर्मली पॉसिबल है क्या? एक दो चाइना में कोई होंगे ऐसे ओलंपिक्स टाइप के लोग, पर इज इट पॉसिबल तुम 4 बिल्डिंग कूद जाओ, इस बिल्डिंग के छत से अचानक जंप लगाओ, उस बिल्डिंग के छत पे पहुंचो? इनहेरेंट मतलब कुछ एक लिमिटेशन है जो तुम कर ही नहीं सकते हो। It's not possible. Inherent limitation of audit क्या क्या है? Sir, he is not able to give a guarantee or absolute assurance because याद ही हो गया है सर, सैम्पलिंग बेस्ड है ऑडिट, सर ह्यूमन जजमेंट, सर एविडेंस का नेचर। सर ये कहां लिखा हुआ है? ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो आप एक दिन पढ़ने वाले थे पर मुंह से आज ही निकल गया। पेज नंबर 6, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। नीचे 3 पॉइंट्स हैं, अब मैं डिक्टेट नहीं करूंगा, लिखो 3M 2M। पेज नंबर 6, मार्क्स लिखते चलो। सर अब पढ़ा क्या रहे हैं? हम पढ़ा रहा था ऑडिटिंग के वो एक डेफिनेशन जिसपे मैंने PhD करवाई है आपको। इट्स सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ताकि हम ओपिनियन दे सकें। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ओपिनियन में कैसी ओपिनियन होती है, रीजनेबल एश्योरेंस या गारंटी? रीजनेबल क्यों है सर? सैम्पलिंग। सर एविडेंस का स्पेलिंग देखना, परसुएसिव, कॉम्प्लिकेटेड नेचर, ह्यूमन एरर, इस कारण से। और मैंने आज 2 शब्द का बोला था, PS और PJ, कहीं बोला था क्या? सर कहां लिखता है? पेज नंबर 7 में टैबुलर डिफरेंस बना हुआ है। इट्स नॉट एक्चुअली डिफरेंस, इट्स अ नोट। PS और PJ, कैन यू गेट इट एवरीवन? लिखो 2 मार्क्स ईच। मार्क्स लिखते रहो, क्योंकि कई लोग यही बताते हैं हमको पेपर पैटर्न बताइए कितना मार्क्स का आएगा। कई लोग अभी तो बहुत इजी लग रहा है, हाँ हो गया मेरा तो ऑडिट भी, पढ़ना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। एक लड़का बोलता है हमको आपका PPT लिखने का बहुत मन था, नीचे देखो पूरा PPT ड्रॉ किया हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट में। अरे पेज 7 पर ही, कैन यू फाइंड इट एवरीवन? सर तो बहुत आगे चले गए हम लोग। यस, अब हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। मैं ये नहीं करवाऊंगा क्वेश्चन 11। अच्छा लिखा था कि इजी डेफिनेशन, बिकॉज लेटर ऑन वी विल पॉलिश आवर आंसर्स वंस वी डू ऐसे 3:30, वो अगले संडे होने वाला है, वो भी अपने आप महाकाल चैप्टर है। अब आइए लास्ट स्टेप में आते हैं ऑडिट में। एंड व्हाट इज द लास्ट स्टेप? व्हाट इज द लास्ट स्टेप? वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। दिस इज द लास्ट स्टेप, रिपोर्टिंग। रेडी है पूरा बैच? तो लिख देंगे यहां पर भी। अच्छा इजी डेफिनेशन जिसको 5 में 2.5 चाहिए इतना पढ़ लेना, मतलब हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं ना, हमको हार्ड वाला याद नहीं होगा क्योंकि वो 315 और वो सब जो मैं रेफर कर रहा हूं ना उसकी डेफिनेशन हार्ड है। जो 5 में 2.5 में खुश हो उनके लिए भी मेरा बुक बना हुआ है। बट इफ यू वांट टू गेट 5 में 4.5 4, देन आपको वो ऐसे वाले डेफिनेशंस लिखने पड़ेंगे।
पहले टारगेट करो इजी वाले पर, जब इजी वाले में आप इजी हो जाओ देन स्टार्ट मगिंग अप हार्ड वंस व्हेन आई टीच यू। सो ये क्या है, लिखो इजी डेफिनेशन, डू रिफाइंड डेफिनेशंस आफ्टर, मतलब वंस आई डू दोज थिंग्स, आप जब पेन ड्राइव में करेंगे 700, 705, 706 से रूम नंबर लग रहा है, जो भी समझो। सर मैं सीएमए हूं, मेरे बुक में देखा मैंने 700, 705, 706 नहीं है, इंडेक्स में नहीं दिखाई देगा, पर अंदर पैराग्राफ्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर ये ज्ञान है। दैट इज व्हाई आई एम पॉलिशिंग। ऑफ कोर्स सीएमए इंटर सिलेबस इज लोअर, मतलब कम है। सीए वालों के लिए गुड न्यूज और है, सीए में ना लॉ से आपके ऑडिट पेपर में 25 मार्क आता है। सर वाओ, सेक्शन 138 से लेकर सीए वालों के सिलेबस में 148 जो आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे मेरे से, वो यहां पर भी है। सर सीएमए का बताइए, सीएमए में वो डायरेक्टली ऑडिट के पेपर में दिया हुआ है। सीएमए अगर कोई कर रहा हो तो उसको हम सीएमए के पेन ड्राइव में 138, 141 ये सब डाल के देते हैं, क्योंकि वो उनके ऑडिट में है, लॉ में नहीं है, इंटर में। बट सीए वालों के जो आप कंपनी लॉ में मेरे से 139, 141, 144 पढ़ते हैं, वो ऑटोमेटिकली इधर पर भी है। इज इट ओके? सर बढ़िया लग रहा था, एंड वी हैव अंडरस्टूड फाइनली हाउ इज ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। पता चल गया, तीनों स्टेज पता चल गए। आइए अब रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्ट बना रहा था मैं, अब क्या मैं बना पाऊंगा रिपोर्ट? यस। एक शब्द बोला था कोई, पेज नंबर 2 में वापस पढ़ के देखो, एग्जीक्यूशन का एक लाइन था, ऑडिट। और आज घर जाके थोड़ा सा भी ईमानदारी अगर है तो आज जितना पढ़ा है ईमानदारी से पूरा वर्ड्स, वो वर्ड्स का थ्रो जो सिखा रहा है ना, तुमको लग रहा है इजी तो है, अभी लग रहा है वर्ड्स मेरे को चाहिए हर आंसर्स में। जैसे देखो लिखा है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तुमको लग रहा होगा क्या है, हम अपना लिख देगा ऑडिट प्रूफ एविडेंस। सर एक लड़का तो हम तो एविडेंस से लिख के आया, तुम्हारा भी मार्क्स कटेगा। सफिशिएंट नहीं लिखा, अप्रोप्रिएट नहीं लिखा। सर क्या है ये, सुनो। What do you mean by sufficient? Sir, quantity. So what is quantity? कि जैसे मुझे डेटर्स बैलेंस चेक करना था, मैंने एक तरीके से सबूत को हासिल किया, पर ऑडिट में बोला जाता है हमेशा 2-3 सोर्सेस से क्रॉस चेकिंग करो, दैट इज क्वांटिटी। सर क्वांटिटी ज्यादा कब बढ़ानी चाहिए, 3 या 4? रॉमम लेवल अगर हाई है तो क्वांटिटी ऑफ एविडेंस भी अलग अलग सोर्सेस से ज्यादा बढ़ानी चाहिए। जो ये समझ पा रहे हैं वो ऑडिट के पूरे तथ्य को समझ गए, और कुछ नहीं है। स्टूडेंट का नहीं पढ़ने का कारण, या तो कई बार हम लोग की स्टाइल गलत हो जाती है, हम लोग सिर्फ डिक्टेशन में रह जाते हैं, तो और 80% पब्लिक खुश होता है, देख कॉपी, देख ऑडिट का देखा क्या, 2 कॉपी का नोट्स। हार्ड कॉपी इज नॉट इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट कॉपी इज इंपॉर्टेंट, जो आपके आंसर्स के फ्लोज को डेवलप करेगा। तो शब्द क्या है, सफिशिएंट में लिखा एरो देखे क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी मतलब गेटिंग एविडेंस फ्रॉम 2-3 सोर्सेस। सफिशिएंट में एरो देके लिखो क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी मतलब गेटिंग एविडेंस फ्रॉम 2-3 सोर्सेज। सफिशिएंसी का मतलब है क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी का मतलब है गेटिंग एविडेंस फ्रॉम 2-3 सोर्सेज। फिर कॉमा देके लिखो, क्या लिखेगा, इंक चेंज करके, इफ रॉमम इज हाई, if ROMM is high, then quantity must be increased. ऐसा एरो बना दो, क्वांटिटी ऊपर एरो का। If ROMM is high, तो हमें ज्यादा सफिशिएंसी पर फोकस करना चाहिए। If ROMM is high, quantity must be increased. दिख रहा है सब लॉजिकल है, लॉ में लॉजिक्स काम नहीं आते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं। आपका बनाया हुआ लॉ है कंपनी लॉ, ना मेरा। उन लोग लॉ में लिखा हुआ, हम लोग का आवाज अच्छा होता है, टीचर लोग का माइक में सुंदर से बोल देते हैं, रिवीजन दे देते हैं, नोट्स रंग बिरंगा बना देते हैं, आप खुश हो जाते हैं। पर ऑडिट में आपको लॉजिक्स अप्लाई करना पड़ेगा कि सफिशिएंसी ज्यादा है, सॉरी रॉमम ज्यादा है तो मुझे सफिशिएंसी क्यों बढ़ानी है, लॉजिकल है, मुझे ज्यादा सुकून मिलेगा ताकि मैं कंफर्ट लेवल से अपनी ओपिनियन दे सकूं। व्हाट इज अप्रोप्रिएट, नेक्स्ट शब्द आ रहा है अप्रोप्रिएट, इसमें आरो देके लिखो इंक चेंज करके, रिलायबिलिटी। रेलिवेंट एंड रिलायबिलिटी लिखना, रेलिवेंट, अप्रोप्रिएट मतलब रेलिवेंट, रेलिवेंट, रेलिवेंट एंड रिलायबिलिटी। अप्रोप्रिएट शब्द का मतलब लिखो, रेलिवेंट लिखा आप लोगों ने, एंड रिलायबिलिटी। रेलिवेंट एंड रिलायबिलिटी क्या मतलब है, मैं समझाता हूं, इधर देखो। व्हेन आई से अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, आई सेड रेलिवेंट एंड रिलायबिलिटी। क्या समझा बताइए इसमें से?
मैं बताता हूं, तुमको बोला मुझे डेटर्स का बैलेंस चेक करना है, कुछ एविडेंस और लेके आओ। सर 10 पेपर लाए, देखिए सर 10 आपको तो बहुत सारा लेके आए, एक भी काम का ही नहीं था। रेलिवेंट होना चाहिए ना वो चीज, जिस चीज को मैं छानबीन कर रहा हूं उससे रेलिवेंट हो। सो व्हाट इज रिलायबिलिटी? ये बहुत अच्छा है। रिलायबिलिटी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल एविडेंस या इंटरनल एविडेंस, ज्यादा रिलायबल कौन सा होगा? बुद्धि से बताओ। एक्सटर्नल। तुम तो डेटर्स का बैलेंस कुछ भी दिखा दिया, हम डेटर से डायरेक्टली पूछ लिया। ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ज्यादा रिलायबल कौन सा होगा? डॉक्यूमेंट्री। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं रिलायबिलिटी को लेकर। सो हमको डिटेल में पढ़ने का मन कर रहा है, धीरे से लिख दो इन डिटेल इन ऐसे 500। सर आज तो हर पेज पे आप लिखा देते हैं इन डिटेल दिस, इन डिटेल दिस। यस, इट्स अ भूमि पूजन क्लास। डिटेलिंग इसकी ऐसे 500 में है। सही क्या है? ऐसे ऐसे क्या है बताता हूं, थोड़ा सा रुक जाओ। डिटेलिंग इन ऐसे 500। तो मैं पढ़ा रहा था ऑडिटिंग इज क्या था? सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial records so that I can express reasonable assurance whether financial statements are showing true and correct fair view। अब एक एक शब्द में आप पीएचडी कर रखे हैं। रीजनेबल अश्योरेंस वर्ड आपको पता है कि रीजनेबल ही क्यों दिया, एब्सोल्यूट क्यों नहीं दिया? रीजनेबल एक लो लेवल है, हाई लेवल नहीं है, याद है ना? गर्दन मोड़कर जगह पर ला देंगे। इट्स अ हाई लेवल 70 to 90%, ऑफ कोर्स नॉट 100। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट इसके कारण है। ट्रू एंड फेयर का मतलब मैंने आपको समझाया कि हमारे कंपनी लॉ में सेक्शन 128 129 लॉ में पढ़ा होगा आपने, उसमें बोला जाता है डबल एंट्री, अक्रूअल बेसिस, ये सब चीजों के बारे में मैंने रेफरेंस दी। सर सिस्टमैटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सिस्टमैटिक है। और अब सुनो, सिस्टमैटिक का एक मेन ठोस कारण, बिकॉज ये जो प्रोसीड्यूर्स हो रहे हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बुक का नाम पढ़ो, बुक का नाम, कवर देखो, कवर देखो। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अनुसार होना चाहिए। सो व्हाट आर दी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग? ये इंस्टीट्यूट के ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड होता है इंस्टीट्यूट में, एक AASB, बाद में NFRA पंचायती करने वाला है ये सब में। तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड है ना, उसने फ्रेम किया है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार। तो ये फॉलो किया जाता है और इसमें बहुत सिस्टमैटिक प्रोसीड्यूर्स हैं। तो व्हाई इट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक? बिकॉज वी आर फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। नहीं करेगा हम फॉलो, अपना हिसाब से करेगा। तो अगर आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करना वैसे भी मैंडेटरी है। सर कहां लिखा है? सेक्शन 143। जब एक क्लास करवाऊंगा ना कंपनी लॉ में, बापीदा बोलते हैं, क्लास के अंदर नाम आता है बापीदा, उसमें वन ऑफ द सबसेक्शन में था, अगर तुम लोग बोल रहे किया है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करना कंपल्सरी होता है। और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं फॉलो करने से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है, वायलेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। ये सब कहां लिखा हुआ है दिखाता हूं। तो अब लास्ट स्टेप चल रहा है, दैट इज व्हाट? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग 4 टाइप के हैं। लुक एट द नेम्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट आर देयर? और मेरा जो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इजी डेफिनेशन। जिनको 5 में 2.5 चाहिए ये आंसर लिख देना, और जिसको 4.5 चाहिए, व्हेन आई डू 12-13 क्लासेस, तो आप 4.5 वाला आंसर लिख पाएंगे। सर अभी से आप 4.5 वाला क्यों नहीं सिखा रहे हम लोग को? फायदा नहीं है, क्योंकि अब उसके 4.5 12 क्लास के बाद आप सीख पाते हो, उस समय पता चलता है कि असली मीनिंग क्या है। पर कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग में मैंने इजी लैंग्वेज में ड्राफ्ट किया किताब को। व्हाट इज क्लियर रिपोर्ट, व्हाट इज क्वालिफाइड, व्हाट इज एडवर्स, व्हाट इज डिस्क्लेमर। फुल पेज करो। मैं आपको ना 1 minute 20 seconds दूंगा, एक बार आप रीड करो, सो दैट व्हेन आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू अंडरस्टैंड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शेड्यूल 3 है, जो अभी रिसेंट बुक्स है सब में शेड्यूल 3 कर दिया हमने। 6 तो आप बचपन में सुने होंगे, मतलब हम लोग जब स्टूडेंट थे तब हम लोग 6 बोलते थे, 1956 वाले रेजिम में। इस शेड्यूल 3 नाउडेज। ओ यहां भी मिसप्रिंट है। ए पढ़ो पढ़ो, एक बार पढ़ो।
types of audit report. These are easy explanations today. When I teach you 700, 705, मेरे इन आंसर्स को मैं बहुत अच्छा बना दूंगा. नेक्स्ट संडे इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके पहले भी हमको लेना पड़ेगा. हो सकता है एक दिन कोई दूसरे क्लास से क्लैश हो, तो एक दिन दूसरा वाला वीडियो में करो. आजकल सबके यहाँ फैसिलिटी है. ऑडिट का एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ना, सेकंड क्लास बहुत जल्दी लेना पड़ता है ताकि पहला क्लास का डाइल्यूट नहीं हो जाए. तो यू हैव टू कम एट एनी कॉस्ट. एक 100 मार्क का पेपर ग्रिप में आ जाएगा. इट मे क्लैश इन मॉर्निंग टाइम पे, एक दिन हो सकता है क्लैश करे, या तो टीचर के दूसरे बैच में घुसो, या सबके यहाँ लैपटॉप रहता है, लैंड फैसिलिटी है, एक दिन देखकर आना पड़ेगा. अब कब लेने वाला हूं? ऑफ कोर्स आफ्टर ट्यूसडे. मंडे ट्यूसडे शायद बैकअप्स दिए हुए ना इसके, तब नहीं लूंगा. इसके बाल कैसे इसने टाए, पर आना होगा अब जल्दी. शुरू करूं? रेडी. लेआउट. क्लियर रिपोर्ट. अच्छा, क्लीन मत कर देना, कई लोग ज्यादा, एक ही तो बात है, सफाई और साफ. क्लियर वर्ड इज व्हाट? क्लियर रिपोर्ट. व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू. तो क्लियर रिपोर्ट क्या होता है? ऑडिटर एक्सप्रेसेस ओपिनियन, ऑल इज वेल. अगर आमिर खान आपको ऑडिट पढ़ा रहा होता तो क्या बोलता? ऑल इज वेल. लिख के मत आना. क्लियर रिपोर्ट मींस इन्वर्टेड कॉमास में ऑल इज वेल. तो व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू. एग्जांपल मिला एबीसी. यहां तो 3 ही है, पर मैंने तो 3, 4, 5, 6 बुलेट्स दिखाए थे ना. नो ओवर स्टेटमेंट, नो अंडर स्टेटमेंट, वो सब भी डाल देना. अब देखो बच्चा लोग, पेन है तुम्हारे पास अलग इनका, ये 3 को एक अलग नाम से बोलते हैं. मॉडिफाइड रिपोर्ट इकट्ठा होके ये रोमन 2, 3, 4 को इकट्ठा एक और नाम से बोला जाता है, मॉडिफाइड रिपोर्ट. रोमन 2, 3, 4 इज ऑल्सो नोन बाय अनदर नेम. आ जाओ 5 मिनट में जाके, जल्दी आना. क्वालिफाइड रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. घबराना मत, ठीक है. पहला टीचर कौन था तुम्हारा? आमिर खान. अगर तुम सनी देओल से पढ़ रहे होते, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो गए थे, इलेक्शन थी एक साल, आपने सुना था 2019, तो सनी देओल अगर आपका ऑडिट टीचर होता और वो बॉर्डर फिल्म तो देखा होगा, ये तो राष्ट्रीय मूवी है, राजी, बॉर्डर. ये राजी देखा है? आलिया भट्ट के, वो भी नहीं देखे हो तो बॉर्डर हैव यू हर्ड अबाउट द मूवी? स्कूल में भी दिखा देते हैं बॉर्डर, मतलब एक अच्छा ही मूवी है, मतलब कोई खराब नहीं है मूवी में. तो क्वालिफाइड रिपोर्ट अगर सनी देओल पढ़ा रहा होता तो क्या बोलता? सब ठीक है पर घर में कुछ गड़बड़ है, चिट्ठी आया था. कितने लोग देखें वही समझ पाएंगे. एग्जाम्पल नहीं देखा बॉर्डर पटेल? देख, यूट्यूब में आ गया होगा, देख आज फास्ट करके देख लेना. तो एक गाना आता, संदेशे आते हैं हमें तरपाते, पक्का सुना होगा. आज सुनना, मतलब तुम लोग कुछ और सुन रहे हैं, वो गाना सुनो वो वाला. तो उसमें ना चिट्ठी पढ़ के सुनाता है, सोल्जर का चिट्ठी आता है, लिखता है घर में सब ठीक है बस ये प्रॉब्लम है, घर में सब ठीक है बस ये प्रॉब्लम है. यानी हमारे यहाँ सब ठीक है. ऑडिटर लिख रहा है इस क्लाइंट के यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू. तो लड़का बोलता है सेम ही चीज है, 2 बार क्यों लिखता है? सब ठीक है बट कुछ चीज गड़बड़ है, पर ओवरऑल सब ठीक है. यानी कि हम बोल रहे हैं सब ठीक है, डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज्ड है. एग्जांपल है बाय ₹3 लाख, पूरा लिखना पड़ेगा कितने रुपए से. या डेप्रिसिएशन अंडरचार्ज्ड है बाय ₹2 लाख. या पीबी दीदी, सर कौन सी ममता दीदी? नहीं वो नहीं. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेथ्स 3 लाख से ज्यादा है, 4 लाख से कम है, पर बाकी सब ठीक है. ऋषभ समझ रहे हैं? तो कोई पूछेगा फ्रेंड जिसको आज किसी शिकार को पकड़ो आज पढ़ाने के लिए, जैसे देख लो कोई बहुत खुश है, मतलब अभी तक ऑडिट पढ़ाई नहीं की, तो मतलब बहुत पता चल जाता है आपको बॉडी लैंग्वेज देखकर कि ये बहुत बिंदास है. जिसे अभी अकाउंट्स कॉस्ट एफएम में कर रहा है, वहां भी खास गुल नहीं खिला पाएगा. तो क्वालिफाइड रिपोर्ट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू. वर्ड्स चाहिए आंसर में, जिस वर्ड्स पर मार्क्स है सब्जेक्ट टू सर्टन रिजर्वेशंस, या कई बार लिखा रहता है एक्सेप्ट फॉर सर्टन 2-3 पॉइंट्स. सारा अंडरलाइन मत करना, लोग गुस्सा में हमारा संडे खराब किया. क्वालिफाइड से अंडरलाइनिंग शुरू कर देते हैं. शब्द क्या है? सब्जेक्ट टू. एंड ऑडिट पढ़ने का बेस्ट टाइम कब होता है? सपोज आपकी एग्जाम May 23 में, टू द मंथ ऑफ दिसंबर, स्पेशली श्रीराम या जेवियर्स टाइप के जो कॉलेज एंड स्कूल टाइप के, उनको दिसंबर में जब छुट्टियां मिलती है, जनवरी दिसंबर में, दैट इज द बेस्ट टाइम. अगर आपकी एग्जाम नवंबर 2023 में, द बेस्ट टाइम फॉर ऑडिट इज मई एंड से लेकर जून पूरा. इसमें भी अगर नहीं पढ़ा तो चांस नहीं है, वीरगति को प्राप्त होंगे. जेवियर श्रीराम में भी बहुत लोग वीरगति को प्राप्त होते हैं. ऐसा लिखवा के थोड़ी ऐसा सारे पास होंगे. तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग क्लियर हो. सो व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू सब्जेक्ट टू सर्टेन रिजर्वेशंस,
ऑडिट कभी फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि 4 महीना में सारा वर्ड्स खो जाएगा। इसलिए इसको मिडल ओवर्स समझते हो ना क्रिकेट में, बीच के ओवर्स में शुरुआत करना चाहिए ताकि फ्रेश रहता है नेक्स्ट 4-5 महीना, क्योंकि इतना कोई अट्रैक्टिव भी नहीं है कि आपको बहुत दिन तक याद रहे। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट में सब्जेक्ट टू, कौन सा शब्द पे मार्क्स है? सब्जेक्ट टू सर्टेन रिजर्वेशंस, एडवर्स रिपोर्ट। कई लोग सुनते ना, बात बात में गाली देते हैं, आपने सुना होगा समाज में। तो सपोज आप ऑडिट पढ़ रहे होते नाना पाटेकर से। नाना पाटेकर, हैव यू हर्ड द नेम? क्रांतिवीर या जो भी, जो अच्छा लगता है, गाली से अच्छा लगता है तुमको? तो अगर कोई बहुत गुस्सैल हो और मैं ऑडिटर हूं, मैं गुस्सा आना भी मेरा जायज है। मेरे क्लाइंट ने तौबा तौबा करके रखा है। एक ही फैक्ट्री थी कानपुर में, क्या हुआ सर? जल गया साहब, तो क्या हुआ? बिजनेस खत्म सर, तो क्या हुआ? लिखना चाहिए था ना गोइंग कंसर्न नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। गोइंग कंसर्न हिलेला, मतलब थ्रेट टू गोइंग कंसर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखना चाहिए था ना फाइनेंशियल गोइंग कंसर्न थ्रेट है, पर सब छुपा रहा है। एक ही फैक्ट्री थी, वही जाऊं जाऊं अवस्था में मारवाड़ी में बोलते हैं, थारी हालत खस्ता कचौड़ी से भी ज्यादा खस्ती हो गई है, और तू बात ने लीपापोती कर रहे छुपावे। तो ऐसे सिचुएशन में मैं एज एन ऑडिटर गाली दे दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। When company is no longer a going concern and no disclosure is made, इसको बोलते हैं एडवर्स रिपोर्ट। बता ना, ये रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है, ऑफ कोर्स नेगेटिव है। बता ना, क्वालिफाइड रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव ही है, क्योंकि सब ठीक है, तोड़ तोड़ गड़बड़ है। अगर साउथ इंडियन टीचर से पढ़ रहे होते जो हिंदी बोलने की कोशिश करता, सब ठीक है बट तोड़ तोड़ा गड़बड़ है। और एडवर्स रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर व्यू इल्ले, मतलब नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। अब आइए कातिलाना, जालिम, महाजालिम, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये इंस्टीट्यूट की बुक्स में लिखा रहता है, कभी देखा है ध्यान से? एक देखना 1-2 पेज बाद या शुरू या लास्ट में, सीएस के बुक्स में तो है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइपिंग एरर्स इन द बुक, फॉर एनी अपडेशन नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बुक, फॉर दैट यू हैव टू कॉन्टैक्ट अमित बच्चावत। लॉ में हम जब कोई नया चीज लिखवाते हैं, कोई ना कोई खोपड़ी करके आता है, इंस्टीट्यूट बुक में तो नहीं लिखा हुआ है। आपका रॉन्ग है सर, वो बुक पहले बल्क में प्रिंट हो गया। नहीं सर, लेटेस्ट है, 2023 में एग्जाम है, 2023 लिखा है, वो प्रिंट मारने से हो जाएगा। वो अंदर का मैटर पहले से प्रिंट हो गया था, बाहर का कवर तुमको चेंज करके दे दिया। तो व्हाट इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन? अगर कोई पूछे क्या मतलब है बताओ ना, ऑडिटर बोलता है, किसी को तो लोगे एग्जाम्पल में, कहां बैठा है ऋषभ अंदर जाके, नंदन भी देखो, इन लोग हो गया, तुम ही अकेला, धनंजय तो आता नहीं बुलाने से भी। आओ आओ राघव आओ। हम ऑडिटर, अपना अच्छा रोल मैंने अपने को, तुम भी आओ, तुम लोग दोनों दरवान हो क्लाइंट के। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, शर्ट ठीक करके इधर से, नहीं वीडियो में आ रहे हो ना। हाँ, हम लोग तीनों दिख रहे हैं? ओके, मैं अपने आप को अच्छा रोल दूंगा, ऑफ कोर्स आई डिजर्व, आई एम एन ऑडिटर। और इन लोग मेरे क्लाइंट के फैक्ट्री में, तो फीलिंग लो दरवान टाइप, कैसे खड़े रहो, मेरे क्लाइंट के फैक्ट्री में लोग दरवान है। हम फैक्ट्री क्यों जाते हैं? आई हैव टू फिजिकली वेरीफाई मशीन्स, एसेट्स, फैक्ट्री में रिकॉर्ड्स हैं वो चेक करना चाहते हैं। तो मैं गया और फैक्ट्री जाकर, गेट खोलो, गेट नहीं खुलेगा, मैं रिकॉर्ड्स चेक करने आया हूं, गेट खोलो, मुझे देखना है, फैक्ट्री के अंदर जाने दो। आज कोई डेथ हुआ है, फैक्ट्री बंद है। ओके, आई एम रियली रिलीजियस, मेरे को अच्छा लगा, मे द सोल रेस्ट इन पीस। मैं चला गया, मुझे फैक्ट्री में नहीं घुसने दिया गया। मैं मतलब अच्छा लैंग्वेज बोला मैंने कि अच्छा तो ही लगा। तो कहने का मतलब ये, आइए बैठिए, आप भी बैठिए। नेक्स्ट देखिए, मैं फिर से गया अगले दिन, एकदम सूट बूट पहन के, फिर अगले दिन फिर से गया हूं, गेट खोलो दरवान जी। नहीं खुलेगा। अरे क्या प्रॉब्लम है? मुझे जाना है फैक्ट्री में, देखना है, तुम लोग का क्लाइंट दिखा रखा है, मशीन ये है वो है, रिकॉर्ड्स ये, मुझे देखना है, गेट खोलो, मैं देख कर रहूंगा। मालिक मर गया। जस्ट इमेजिन, मेरे को फैक्ट्री में देखने नहीं दिया गया, ठीक है? ये फैक्ट्री के दरवान थे दोनों, हटो हटो जाओ। फिर मैं एक दिन गया, इनके ब्रांच ऑफिस में गया, वहां पे धनंजय था। धनंजय को बोला गेट खोलो, मुझे ब्रांच में आया हूं, ब्रांच के रिकॉर्ड चेक करना है। ये तो ऐसा बात बोलता, पता है, हम ही भाग गया। सुनो, अंदर जाने का कोशिश मत करना, ये जो तुम्हारा टंगड़ी है ना, ये ब्रांच निकाल देगा। मेरे को फैक्ट्री में घुसने नहीं दिया जा रहा, मेरे को ब्रांच ऑफिस में उखाड़ने की बात चल रही, मेरे खुद के ब्रांचेस बोलते हैं काट देंगे लोग। हेड ऑफिस में गया तो नंदन,
ये वहां का मैनेजर था, गिवन यू बेटर रोल, मतलब बट मैनेजर के नाम पे खूनी दरिंदा, ये तो बाहर कुल्हाड़ी लेके खड़ा है। ऑडिटर, एक गंदा हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ना, होता है रियल लाइफ में ऐसे। कई माओवादी इलाके में आपका ऑडिट जब होता है ना, तो मतलब लोग डरते हैं जाने में। मेरी एक स्टूडेंट है अभी ईवाई में, वो लोग बोलते बोट पकड़ के सुंदरबन में कहीं क्लाइंट के फैक्ट्री में एक जगह गई थी, बहुत डर भी लग रहा था, संग में लोग गए थे, पर मतलब बहुत ही अजीब इलाका है, शेर भी आ सकता था। सुना ना बंगाल टाइगर, मतलब बहुत ही मैन ईटर्स होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि मेरे को रिकॉर्ड से नहीं दिखाए जा रहे हैं, ना फैक्ट्री के, ना ब्रांच के, ना ऑफिस के। हम कैसा ओपिनियन दे? एक लड़का तो आइडिया देता, गाली दीजिए सर, गाली हम लोग मतलब हम नहीं देते, आई एम नॉट ऑफ दैट टाइप, आई एम नॉट लाइक हिम। बोलो गाली दीजिए ना, बोलो कौन सा एडवर्स रिपोर्ट, बोलो सिंगी जी दे दें क्या? नहीं क्यों दिखाई नहीं रहा तो क्या देंगे गाली? सर आप अभी तक चेक नहीं किया, आप एडवर्स कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल ठीक बोल रहा लड़का। एडवर्स तभी बोल पाऊंगा जब मेरे नजर में आए गड़बड़ियां चल रही है ना। सपोज मुझे पता चल गया ना इनकी मशीन ना इनकी मशीन है, ना इनकी रिकॉर्ड्स है, इनका तो बिल्डिंग भी नहीं है, सब कुछ वो जो जितने बैलेंस शीट में और पीएल में आइटम्स थे सब इनका फिक्टिशियस है, तब तो मैं कैसा दूंगा? एडवर्स। पर यहां तो मेरे को दिखाया नहीं जा रहा, मेरे फ्रेंड्स मेरे को भड़का रहे हैं। सपोज हमको अविनाश मिलता है, मतलब एक बच्चे, मतलब यंग लड़का है, सर दे दीजिए नेगेटिव, दे दीजिए एडवर्स, दे दीजिए। ओके सोनी सर मिलते हैं, तुम दे दो, अब टाइम वेस्ट मत करो, ऑलरेडी देरी हो गया है, इतना धीरे धीरे कैसे चल रहे हो तुम दे दो एडवर्स, दे दो। वेट, ये सब छोड़ो, तुम एडवर्स नहीं दे सकते, अभी तो हम चेक नहीं किए। तो हाँ क्या चीज? हाँ बोला, हाँ बोला, असुविधा होने से हमको पूछना, हम तुम पूछ लेंगे, पर जल्दी बताना। तो देखो ध्यान से, तो एडवर्स नहीं दे सकता मैं, क्वालिफाइड नहीं दे सकता। जब मैं देखा नहीं हूं ना, तो मैं पता क्या बोलूंगा? आई कुड नॉट अराइव एट एनी ओपिनियन, देयर वॉज नहीं अ मटीरियल। अब एक वर्ड मिसिंग था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंड परवेसिव। समझाऊंगा, वी है, ये वी है। परवेसिव लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। पता नहीं कितना लोग छाप पाएगा। ऑफ कोर्स ऑल इंडिया थर्ड फोर्थ तो लिख ही पाते होंगे ये सब वर्ड्स। मटीरियल एंड परवेसिव लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। मेरे कार्यशैली पर इतने प्रतिबंध लगाए गए थे, ये मत करो, वो मत करो, हमारा हाथ पांव मुंडी सब बांध दिया गया। ये सब लिख के मत आना, हिज हैंड्स एंड लेग्स एंड फिंगर्स वर टाइड अप। ये कहने का तरीका होता है। मटीरियल लिमिटेशन ऑन द स्कोप, ये पूरा वर्ड लिखना होगा। कई लोग पूरे मॉरल साइंस में अच्छे थे क्लास 7-8 में। दैट वाज अ टोटल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फ्रॉम द क्लाइंट, इवन देयर स्टाफ वेर इल मैनर्ड। हाउ कुड वन डू दिस व्हेन अ जेंटलमैन हैड अपीयर्ड एट द गेट? हाउ कुड दे डिनाई द एक्सेस? दे शुड हैव कोऑपरेटेड एंड एट लीस्ट। मॉरल साइंस नहीं चाहिए मेरे को, कौन सा वर्ड चाहिए? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लिख रहे हो क्या इंडिया का? मेरे को कौन सा वर्ड चाहिए? लिमिटेशन। इसीलिए बोल रहे आज एक बार बाकी पढ़ाई छोड़ के पढ़ना होगा। सर हमको ऑडिट का रैपिड फायर लाइन मिल सकता है? गुड न्यूज, मैंने बना लिया खाली रूम में। मैं आपको आज के क्लास का रैपिड फायर आज शाम को 6 बजे दे दूंगा, ताकि आप उन शब्दों को फिर से सुन सकते हैं अगर आप ढीठ टाइप के हैं। ओके, तो शब्द जो मैंने प्रयोग किया, व्हाट इज व्हाट? मटीरियल। समझाऊंगा भी। अच्छा, व्हाट इज मटीरियल? सब बड़ा बड़ा रोक टोक। अच्छा, एग्जाम में आ जाए, मैंने ना उसको 1-2 रिकॉर्ड्स दिखाए नहीं, बाकी सब दिखाया, ब्रांच में, हेड ऑफिस में, फैक्ट्री में मैंने उसको कुछ रिकॉर्ड्स दिखाए नहीं। कैसा ओपिनियन दूंगा? क्वालिफाइड। तुम पढ़ के आए क्या? ओके, वो भी कर रहा था क्या? तो दिस इज क्वालिफाइड, दिस इज विथ ओपिनियन। सर मटीरियल तो इधर है, वो था नॉट सो मटीरियल लिमिटेशन। और मटीरियल बड़ा रोक टोक अगर हो तो कैसा ओपिनियन दूंगा? बड़ा रोक टोक अगर है, स्क्रीन देखो। नहीं, लिमिटेशन ऑन द स्कोप मटीरियल है भाई। नहीं, डिस्क्लेमर के लिए दोनों लाइंस होने चाहिए, लोग जानता नहीं है। ये लोग पता जान पाता 705 706 में, हम इसको आज ही डाल दिया। मटीरियल एंड परवेसिव लिमिटेशन। मैंने जो एग्जांपल फिल्माया था ना, उसमें परवेसिवनेस थी। यू नो व्हाट इज परवेसिवनेस? अगर रॉ मीनिंग टच कर रहा हूं, प्लीज मुझे एक्सक्यूज कर देना। जब आप कोई इस वीडियो को कोई सीए फाइनल का स्टूडेंट देख रहा होगा तो सोचेगा मैंने क्या गलत पढ़ा दी। गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी रॉ डिस्कस कर रहा हूं। परवेसिव का मतलब है थ्रू आउट, मतलब कोई ऐसा चीज जो ओवरऑल सब चीज को अफेक्ट कर दिया। मेरे को तो ब्रांच में घुसने नहीं दिया, बोलता आपका ब्रांच निकाल देंगे। हम फैक्ट्री गए तो बोलता मालिक मर गया, वो मर गया, बंद है, तांत्रिक बाबा पूजा कर रहे हैं अंदर। तो ये परवेसिव था, हमको कुछ नहीं देखने दिया गया। जब मेरे को कुछ नहीं दिखने दिया जा रहा है और बड़ी बड़ी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैं वही नहीं देख पाया, ना एसेट, ना लाइबिलिटी, ना इनकम, ना एक्सपेंस,
एंड परवेसिव, अगर मैं सिर्फ ब्रांच के नहीं देख पा रहा हूं पर हेड ऑफिस का देख लिया, मैंने बाकी ब्रांचेस का देख लिया, एक ब्रांच का नहीं देख पा रहा हूं, तो अभी भी क्वालिफाइड ओपिनियन के कैटेगरी में आएगा। डिस्क्लेमर इतना इजी नहीं होता है, नहीं देखने दिया डिस्क्लेमर दे देंगे, नहीं। मटीरियल एंड परवेसिव, ये वर्ड्स आएंगे आपके एग्जाम में। आज पढ़ लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जैसे शुरू में तुम लोग कंपनी में ठीक पढ़ते थे, शुरू में एकदम टायर गाड़ी एकदम सही चल रहा था, बाद में जैसे प्रैक्टिकल ट्यूशन शुरू हुआ बस कॉस्ट, अवार्ड सर मिलता है ना कैश अवार्ड, उसको लूटने में बस पागल हो जाते हो। एंड आई डोंट स्पेंड ऑन दिस, मेरे खुद के खर्चे ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो देखिए, मटीरियल एंड परवेसिव लिमिटेशन शब्द मिला। परवेसिव मतलब थ्रू आउट, और बहुत जगह आप पर रोक टोक थी। ए लिमिटेशन का स्कोप कौन लगाता है? कौन लगाता है ये? मतलब ये हु इंपोजेस दिस लिमिटेशन? ये मत करिए, वो मत करिए, ये मत करिए, कौन लगाता है? क्लाइंट भी लगा सकता है और कई बार हालात लगा सकते हैं। सर एग्जांपल देंगे थोड़ा सा? सपोज एक साल था, पुरी में आपके क्लाइंट्स की ऑफिसेज हैं, और उस साल एक तूफान आया था 2019, अगर आपको याद हो, आपके भाई बहन जब एग्जाम दे रहे थे 2019 में, पुरी में बहुत बड़ा तूफान आया था। क्या नाम था उसका? फनी, वह नाम ही चेंज कर दिया। तो जो भी एक तूफान का नाम था, तो बहुत बड़ा तूफान आया था, क्लाइंट के सारे रिकॉर्ड्स, ओके, हुंडई का शोरूम था क्लाइंट का, हुंडई का गाड़ी उड़ गया, शोरूम के सारे छपड़े चले गए, ग्लास टूट गए, रिकॉर्ड्स तो पानी में बह गए। तो ये एक लिमिटेशन हालात के द्वारा भी इंपोज हो सकते हैं। या इनकम टैक्स वाले आपका रेड मारे हैं, सारा ले गए बुक्स, तुम्हारे पास देखने को नहीं है, फिर भी इनकम टैक्स के जाके देख सकते हो, बहुत प्रोसीड्यूर होते हैं, तो उस कारण से भी हो सकता है। एवरी टाइम इट्स नॉट ऑलवेज द मैनेजमेंट हु इज इंपोजिंग द लिमिटेशन। देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली इंटरेस्ट दिला रहा हूं, इसको सिर्फ रटवा भी सकता था, आप खुश हो जाते, पूरा रट लिए। डिस्क्लेमर, मटीरियल लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। मटीरियल इज रॉन्ग आंसर। सेम बाजार का बुक देखा है 475 रुपया का, वो भी रॉन्ग है। मटीरियल एंड परवेसिव लिमिटेशन, ये इंस्टीट्यूट के बुक के अंदर ऐसे 705 के अंदर लिखा हुआ है, तो हम इसको आज ही इंट्रोड्यूस कर दिए। दोनों एलिमेंट होने से डिस्क्लेमर की नौबत आती है। ये पॉजिटिव ओपिनियन है या नेगेटिव? न्यूट्रल है ना, पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव तो बोल ही नहीं सकते। तो ये तीनों टाइप की रिपोर्ट्स, शब्दों का पकड़ देखा है आपने, ये तीनों को बोलते हैं हम मॉडिफाइड रिपोर्ट्स। और क्लियर रिपोर्ट का एक और नाम है अनमॉडिफाइड। कैसे निकला सर? वो तीनों मॉडिफाइड है, तो क्लियर वाला क्या होगा? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट्स। इज इट अंडरस्टैंडिंग? तो आज इस क्लास में हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सीखा, हमने प्रोसीड्यूर्स के बारे में सीखा, तीनों स्टेप्स पे हम चर्चा कर चुके हैं शॉर्ट में। एंड एक लास्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 7, इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है? या आप पढ़ोगे, मैं ब्रेक के बाद करवाऊंगा आपको, शॉर्ट में सुन लीजिए, अपने आप ही पढ़ने का ये सुनो। अब ऑडिटिंग क्या है, पूरे बैच को पता है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इधर सुनो। कोई एक पर्टिकुलर चीज को लेकर आप छानबीन कर रहे होते हैं। ये कैश डिफेल्केशन कैसे हुआ कंपनी में, इस साल सेल्स अचानक कैसे घटा, ये क्या है बताओ? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होना जरूरी नहीं है, कोई को भी आप अपॉइंट कर सकता है। ऑडिटिंग के लिए सीए इन प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो हम लोग सीएमए वाला लोग, सीएस वाला लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर पाएगा। तुम लोग के लिए दूसरा है, तुम्हारा पारोटी का नाम अलग है, ब्रेड एंड बटर तुम लोग का अलग है, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरी ऑडिट, अंडरस्टूड? तो ये जो आज का क्लास है, तो हम लोग को क्यों पढ़ाता है सीएमए वाला को? लीगल कंप्लायंसेस के बारे में पता होना चाहिए, या ये बताना चाह रहे हैं कि आओ सीए भी करो। ओके, जो भी समझो। ऑफ कोर्स देखा जाता है वैसे कि सीए का स्कोप, सीएमए का भी बहुत स्कोप है, बट समाज में आप चर्चा जो सुनोगे वो यही है कि सीए का स्कोप ज्यादा है, बट सीएमए ऑल्सो हैज अ वेरी गुड स्कोप। सीएस की भी स्कोप अच्छी है अगर सीएस आपका हो जाए तो। आजकल नहीं होता है। मेरे स्टूडेंट्स के बार मिल जाते हैं ना, 15 साल पहले पढ़े हुए, हम बताते हैं आजकल 1% रिजल्ट है। सर मजाक मत करिए, बिकॉज दैट टाइम सीएस एक ऐसा कोर्स था, बैठो और डिग्री ले जाओ, मतलब ह्यूज नंबर्स में। जितने सीएस पहले के बने हुए हैं ना 2013 तक, उनको अपना डिग्री सरेंडर करना पड़ता अगर अभी सीएस का एग्जाम दे रहे होते हैं। इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। इन्वेस्टिगेशन हमेशा ना ज्यादा शक में होता है, वो हमेशा सोचता है दाल में कुछ काला है, चोरी हुई है कैश की, मैं पता लगा के रहूंगा। ऑडिटिंग हमेशा पॉजिटिव व्यू से शुरू होता है, सब ठीक है, मैं ना मिला देसू थारो सब, मैं देख लेसू, मतलब वो पहले शक नहीं सोचता है। सर आप बोला ना शक सोचता है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अलग है, सस्पिशन वर्ड अलग है। ओहो अच्छा याद आया, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक लड़का पूरा सस्पिशन ये सब वर्ड्स लिख के आया है, नहीं लिखना है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के वर्ड्स याद है आपको? कौन कौन से थे? क्रॉस एग्जामिनेशन याद है आपको? बी अलर्ट, क्वेश्चनिंग माइंड, यू कैन नॉट राइट सस्पिशन। सस्पिशन होता है निजी जीवन वाला जो रिश्ता है उसमें तुम ला रहे होगे। और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट किसको दी जाती है? जो अपॉइंट करता है आपको
ऑडिटिंग रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को दी जाती है। चौथा पॉइंट, विच इज मैंडेटरी, ऑडिटिंग हमेशा होता है, इन्वेस्टिगेशन हमेशा नहीं होता है, बना लेना। पॉइंट 5, क्वालिफिकेशन, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है, लिख लो मैंडेटरी एंड क्वालिफिकेशन, राइट बोथ द पॉइंट्स। मैंडेटरी, विच इज मैंडेटरी, क्या क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है, इज इट ओके एवरीवन? तो इस क्लास में हमने बहुत बेसिक्स डिस्कस किया बट विच वेर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इतना देर से पढ़ रहे हैं, कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट है? डेफिनेशन में आ गया था, ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग। एंड इतना तगड़ा लाइन था, कोई फ्रेंड के घर जाओ, बिना नोट्स जाओ और बोलो ऑडिट पढ़ाने आया, तो चिल्लाएगा मैगी खाने आया मेरे यहां पर, नोट्स कहां है? बोले नोट्स नहीं चाहिए, एक लाइन है मेरे पास, उस एक लाइन से हम तेरा 1 घंटा यूज कर लेगा। हम रीजनेबल एश्योरेंस समझाएगा, हम ट्रू एंड फेयर व्यू समझाएगा। एंड एक बात बताओ, एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी होती है ऑडिटर का, टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, बट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? जैसे तुम्हारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेन नॉलेज। एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू पास। वैसे उल्टा बोल दिया, तुम्हारा तो उल्टा होगा कि टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू पास, सेकेंडरी नॉलेज मिल गया तो ठीक है, वरना बल्ले बल्ले। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव शुड बी टू गेन नॉलेज एंड द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव शुड बी टू पास। तो ये है ये, यानी ये पूरा जो ऑडिटिंग हम लोग करते हैं, ये करना है वो करना है, कौन बताता है? हु डिटर्मिन्स द स्कोप ऑफ ऑडिट? नहीं, हु डिटर्मिन्स द स्कोप ऑफ ऑडिट? मैनेजमेंट या ऑडिटर या कोई और? सीए इंस्टीट्यूट एंड कंपनीज एक्ट बताता है कि ऑडिटर को क्या करना है। मैनेजमेंट कांट से डू दिस डू दैट, वो तो बोलेगा ये छोड़ दीजिए ना, ये चेकिंग छोड़िए ना, होगा ये वाला छोड़ दीजिए पूरा। मैनेजमेंट कांट से दिस। बट एक दिन मैं ना आपको इंटरनल ऑडिट पढ़ाऊंगा। इंटरनल ऑडिट में कुछ उल्टा है, वहां मैनेजमेंट बहुत पंचायती करता है कि इंटरनल ऑडिटर को ये करना चाहिए। वर्ड सुनियो मेरे मुंह से, इंटरनल ऑडिटर कहां सुना, याद दिलाऊं? सेक्शन 144 कंपनी लॉ में हम लोग पढ़ेंगे एक दिन कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जहां पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, उन कंपनीज में वो ये सर्विसेज रेंडर नहीं कर सकता है। उसमें से एक नाम था इंटरनल ऑडिट। शॉर्टकट याद है? दिया एंड मीरा। ये 2 लड़कियों से दूर रहना तुम, तो जीवन तबाह कर देगी, क्योंकि दिया और मीरा प्रोहिबिटेड है, इनसे मत मिला करो, अच्छी लड़कियां नहीं है, कई को टोपी पहनाई है, सिर्फ लड़का नहीं लड़की भी खराब हो सकती है। तो दिया एंड मीरा में आई था, दिया जो आई है ना, तुम्हारा दिया बुझा देगी। क्यों? क्योंकि इंटरनल ऑडिट का काम स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं कर सकता। ये लाइन हम लोग वहां पर सुना था, याद आ रहा है? तो ये स्कोप के बारे में क्वेश्चंस था, ऑब्जेक्टिव के बारे में क्वेश्चंस था। ये हम लोग ब्रेक के बाद जब नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे तब सुनेंगे। थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन इफ इंटरेस्टेड बाय